फ्रेंड्स, हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 13 और ये है काइनेटिक थियोरी। ओके, तो लिख दीजिए, काइनेटिक थियोरी एक्सप्लेन्स बिहेवियर ऑफ आइडियल गैस। काइनेटिक थियोरी एक्सप्लेन्स बिहेवियर ऑफ आइडियल गैस। आइडियल गैस कोई भी होती तो है नहीं, पर आइडियल गैस को हम एक बार समझ लें तो टू अ रीजनेबल अप्रोक्सीमेशन हम रियल गैस के बिहेवियर को भी समझ लेते हैं। हेडिंग दे दीजिए, अजम्पशंस ऑफ आइडियल गैस। आइडियल गैस कोई होती तो है नहीं, पर अगर होती तो उसमें क्या होता वो हम बता रहे हैं। तो नंबर 1 लिख दीजिए, आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स ऑब्लिक एटम्स। Ideal gas molecules oblique atoms are tiny rigid spheres, undergoing elastic collisions, टाइनी रिजिड है, ये मॉलिक्यूल्स के रूप में भी आप बात कर सकते हैं, एटम्स के रूप में भी बात कर सकते हैं। हमारा बस चले तो हम यही बोलना चाहेंगे कि आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स मोनोएटॉमिक होते हैं, जो सिंपलेस्ट पॉसिबल पिक्चर लेना चाहेंगे। ब्रैकेट में लिख सकते हैं, हालांकि ऐसा रूल है तो नहीं, पर लिख दीजिए कि आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स शुड प्रेफरेबली बी कंसिडर्ड एज मोनोएटॉमिक। आइडियल गैस मॉलिक्यूल शुड प्रेफरेबली बी कंसिडर्ड एज मोनोएटॉमिक, क्योंकि हम लोग क्या है, मोस्ट सिंपल पिक्चर डेवलप करना चाहते हैं, मोनोएटॉमिक लेते हैं। हालांकि कोई न्यूमेरिकल बाद में आपको कहता है आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स ट्राइएटॉमिक हैं, तो फिर आप परेशान मत हो जाना। फिर ट्राइएटॉमिक बोला है तो ट्राइएटॉमिक बोला है। आइडियल गैस होती तो कुछ भी है ही नहीं, तो कुछ भी बोल लो। हमारी कोशिश ये है कि हम यहाँ चीजों को जितना ज्यादा सिंप्लीफाइड कर सकें उतना अच्छा है, इसलिए इलास्टिक कोलिजन लिया है, इनइलास्टिक नहीं लिया। एटॉमिक फॉर्म में उसे अज्यूम कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्म में अज्यूम नहीं कर रहे हैं। और मेन बात खैर ये है, नंबर 2 एक अगला पॉइंट ये लिख दीजिए कि इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस between ideal gas molecules is zero. Intermolecular forces between ideal gas molecules is zero. बस ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं वैसे भी शॉर्ट रेंज फोर्स होते हैं, डिस्टेंस पे डिपेंड करते हैं। तो सॉलिड और लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में तो फिर भी थोड़ा बहुत अट्रैक्शन रहता है, गैस के मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन कम रहता है, और आइडियल गैस में हमने जीरो ही मान लिया। ऐसा ब्रैकेट में लिख दीजिए, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन इज अ शॉर्ट रेंज फोर्स। Intermolecular attraction is a short range force. Distance between solid and liquid molecules is small. So this force is of significance, ये जो intermolecular force है is of significance among solid and liquids. ये solids और liquids में फिर भी थोड़ा बहुत significance का है। It is negligible in gases, क्योंकि गैसेस में तो इंटरमॉलिक्यूलर सेपरेशन बहुत ज्यादा है। नेग्लिजिबल इन गैसेस एंड इन आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स इट इज कंसिडर्ड टू बी जीरो। आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स में तो हम इसको जीरो ही मानते हैं। आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के कितने भी पास आ जाएं, पर वो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे। और इसीलिए ये जो आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं इनकी वेलोसिटी थोड़ी ज्यादा होती है, क्योंकि अट्रैक्शन तो है ही नहीं ना, पास भी आ गए तो भी निकल लिए। तो नंबर 3 लिख दीजिए कि these are rapidly moving, they have high velocities because there is no attraction. रोकने वाला कोई है ही नहीं। रोकने वाला इन्हें कोई है ही नहीं, कितना भी पास आ जाएं ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते ही नहीं है।
आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स, तो फिर इनकी स्पीड काफी ज्यादा होती है। बस आइडियल गैस के ये इन प्रॉपर्टीज से ही बस वो सब एकदम आइडियल सी पिक्चर बन जाती है, जो कि रियलिस्टिक नहीं है। रियल मॉलिक्यूल्स में तो, रियल गैस के मॉलिक्यूल्स में तो अट्रैक्शन होगा ही होगा, और वो बहुत टाइनी भी नहीं होंगे। फिर से लिख दीजिए कि आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स, हमने ऊपर टाइनी बोला था ना, तो उसको जीरो साइज बोल देते हैं, उनका साइज जीरो है, उनकी वॉल्यूम जीरो है। आइडियल गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका साइज जीरो है और उनकी वॉल्यूम जीरो है। तो आइडियल गैस कोई होती तो है ही नहीं, तो हम रियल गैस की ही केवल हमें अल्टीमेटली बातें करनी पड़ेंगी। तो हम लॉस तो सारे आइडियल गैस के बनाएंगे, पर फिर बता देंगे कि रियल गैस भी, कोई रियल गैस भी कब आइडियल जैसा बिहेव करती है। तो अगली लाइन में स्टार लगा के लिख दीजिए, एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर real gas behaves as ideal gas. High temperature and low pressure, a real gas behaves quite closely as an ideal gas. HTLP को अंडरलाइन कर दें, स्टार लगा दें, हाई टेम्परेचर लो प्रेशर। ये इंपॉर्टेंट है, एक स्टार देने लायक है, दो स्टार देने लायक है। HTLP, हाई टेम्परेचर लो प्रेशर। हाई टेक्नोलॉजी होगी और लो पढ़ाई होगी, हाई टेक्नोलॉजी होगी और लो पढ़ाई होगी। जैसे गूगल लेंस का यूज करके टेस्ट में हर आदमी टॉपर बना हुआ है यहाँ पे। हाई टेक्नोलॉजी, लो पढ़ाई, फिर भी हर रियल स्टूडेंट एक आइडियल स्टूडेंट जैसा बना हुआ है, क्योंकि हर एक के मार्क्स टॉपर के बराबर ही आ रहे हैं। हाई टेक्नोलॉजी और लो पढ़ाई, तो फिर रियल स्टूडेंट भी आइडियल जैसा। ठीक है ना, दिल पे ना लें, याद कराने के लिए बोल रहा हूं बस। हाई टेक्नोलॉजी यूज करिए, गूगल लेंस से क्वेश्चन को स्कैन करिए, सॉल्यूशन ढूंढिए, बबल भरिए और टॉपर बनिए, तो आइडियल जैसा बन जाइए। हर रियल स्टूडेंट भी हाई टेक्नोलॉजी और लो पढ़ाई के बावजूद भी आइडियल जैसा बना हुआ है फिलहाल। ठीक है, ओके। अगली लाइन में लिख दीजिए, आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स कैन नेवर बी सॉलिडिफाइड और लिक्विफाइड। Ideal gas molecules can never be liquefied or solidified, because change of state demands intermolecular attraction. Change of state demands intermolecular attraction. भाई आइडियल गैस के मॉलिक्यूल पास आते ही नहीं है, वो पास आए तो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन से लिक्विड बने और फिर सॉलिड बने। आप कुछ भी कर लीजिए इनका, आप कुछ भी कर लीजिए, कितना भी कूल कर लीजिए, अगर आइडियल गैस की बात कर रहे हैं तो 0 केल्विन तक भी ये गैस ही रहेगी। लिख दीजिए, आइडियल गैस स्टेज इन गैसियस फॉर्म, आइडियल गैस स्टेज इन गैसियस फॉर्म इवन व्हेन कूल्ड अप टू 0 केल्विन। आइडियल गैस स्टेज इन गैसियस फॉर्म इवन व्हेन कूल्ड अप टू 0 केल्विन। जबकि आप जानते हैं ऐसा होता तो है नहीं, उसके पहले ही कहीं लिक्विफिकेशन और फिर सॉलिडिफिकेशन हो ही जाता है। फिर काफी बाद में जहां इसने मीन फ्री पाथ बोल्ड लेटर्स में लिखा अगले पन्ने पे, उसके जस्ट ऊपर कुछ वैल्यूज दी हुई हैं, सीधे वही लिख दीजिए। लिख दीजिए इंटर एटॉमिक सेपरेशन, इंटर एटॉमिक सेपरेशन, एक डैश करके बस एक लाइन लगा दीजिए। इंटर एटॉमिक सेपरेशन इन लिक्विड्स एंड सॉलिड्स under standard conditions of temperature and pressure is about 2 degree A, 2 degree Armstrong. इंटर एटॉमिक सेपरेशन तो लिक्विड्स में भी उतना ही होता है जितना सॉलिड्स में। जानकारी इंपॉर्टेंट नहीं है, इस पे हमने स्टार नहीं दिया है। हाँ, लिक्विड के मॉलिक्यूल थोड़े लेस टाइटली बाउंड होते हैं, पर सेपरेशन उतना ही होता है। ऐसा लिख दीजिए कि
In liquids, the atoms are not as rigidly fixed as in solids. In liquids, the atoms are not as rigidly fixed as in solids and can move around. वो move कर सकते हैं, but the distance between two molecules is same as that in solids. Liquids में और solids में intermolecular separation करीब करीब same type का है. And in gases, the intermolecular separation is around 10 times. In gases, the intermolecular separation is around 10 times. मतलब से 20 डिग्री आर्मस्ट्रॉन्ग मान लेते हैं. गैसेस में जो इंटरमोलिकुलर सेपरेशन है वो करीब 10 टाइम्स है, वो 20 डिग्री ए मान लिया जाए. मतलब हमें शायद ये फील आएगा कि गैसेस में इंटरमोलिकुलर सेपरेशन बहुत ज्यादा होता है, तो बहुत ही एबनॉर्मली हाई नहीं होता उनके बीच में डिस्टेंस. स्टैंडर्ड कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर पे जो डिस्टेंस होता है वो 10 टाइम्स ज्यादा होता है. इसीलिए जो वॉल्यूम हुई वो हुई आर का क्यूब, तो वॉल्यूम हुई करीब 1000 गुना ज्यादा, तो डेंसिटी हुई मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी हुई करीब 1000 गुना कम. ये फिगर्स हमें याद नहीं करने हैं, कोई भी फिगर इसमें से काम का नहीं है, फिर भी हल्का सा ध्यान रख लें कि लिक्विड्स में गैसेस में जो सेपरेशन है वो 10 टाइम्स ज्यादा है. अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो सेपरेशन का क्यूब लेंगे, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट लेंगे, एल क्यूब. तो वॉल्यूम इंटरमोलिकुलर स्पेस जो है वॉल्यूम वो 1000 टाइम्स ज्यादा है. तो डेंसिटी है मास अपॉन वॉल्यूम, इसलिए गैसेस की डेंसिटी करीब 1000 टाइम्स कम है. लिख दीजिए इंटर एटॉमिक स्पेस ब्रैकेट में वॉल्यूम between gas molecules is about 1000 times more. So density of gas is about 1000 times less than that of liquid. Density of gas is about 1000 times less than that of liquid. इसमें से डेटा एक भी इंपॉर्टेंट नहीं है. अगर पानी की डेंसिटी की बात करें ना तो वो 1 ग्राम पर सीसी है, और अगर एयर की बात करें एनटीपी पर, एटमॉस्फेरिक एयर की, तो उसकी डेंसिटी होती है 0.00126 ग्राम पर सीसी. फिगर आपको कोई भी इंपॉर्टेंट याद नहीं करना है, बस ये करीब 1000 टाइम्स कम है. इसको मैं 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 1.26 आ जाएगा. एयर की डेंसिटी, एयर में जो डिस्टेंस है वो 10 टाइम्स ज्यादा है, तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट वॉल्यूम करीब इंटर एटॉमिक्स, दो एटम्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो 10 टाइम्स ज्यादा है. तो जो वॉल्यूम है इंटर एटॉमिक वॉल्यूम वो करीब 1000 टाइम्स ज्यादा है, इसलिए डेंसिटी करीब 1000 टाइम्स कम है. ये तो एनसीईआरटी में दिया भी नहीं है, इसलिए ऑल द मोर ये लेस इंपॉर्टेंट हो गया. एनसीईआरटी में ये डेटा दिया नहीं है, इसलिए ऑफ कोर्स ये एग्जाम ओरिएंटेड भी नहीं है, और किसी भी हाल में खैर ये इंपॉर्टेंट है ही नहीं. बस ऐसे ही अगली लाइन में एक डैश करके लिख दीजिए, मॉलिक्यूल्स कोलाइड विद देमसेल्व्स. इन गैसेस मॉलिक्यूल्स कोलाइड विद देमसेल्व्स एंड चेंजेस स्पीड ड्यूरिंग कॉलिजन. जब मॉलिक्यूल एक दूसरे से टकराते हैं ना गैस में, तब उनमें बहुत कुछ चेंज होता है. स्पीड चेंजेस, टेम्परेचर प्रेशर ऑल्सो चेंजेस. स्पीड चेंज होती है, टेम्परेचर प्रेशर भी चेंज होता है. और उसको कैप्स में लिख दीजिए. एग्जाम ओरिएंटेड बात तो नहीं है, पर फिर भी कैपिटल लेटर्स में लिख दीजिए, ओनली द एवरेज प्रॉपर्टीज आर कांस्टेंट. ओनली द एवरेज प्रॉपर्टीज आर कांस्टेंट. जब टक्कर हुई तो बहुत कुछ चेंज होता है, और अलग अलग टक्करों में कोई मॉलिक्यूल कहीं टकरा रहा है, कोई किसी से टकरा रहा है. तो मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल लॉट मेनी थिंग्स वेरी, बट हम पूरे कंटेनर के अंदर एवरेज वैल्यू बात करते हैं, क्योंकि हम लोग सिंप्लीफाइड फिजिक्स पढ़ते हैं. एक एक मॉलिक्यूल को पकड़ के उसकी स्टडी तो कर नहीं सकते. तो कह रहा है दी एवरेज प्रॉपर्टीज आर कांस्टेंट. जब हम कह रहे हैं कंटेनर के अंदर मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर T है, तो एक्चुअली सभी मॉलिक्यूल्स का एवरेज टेम्परेचर. जब हम कह रहे हैं मॉलिक्यूल्स का कंटेनर के अंदर प्रेशर P है, तो ये एवरेज प्रेशर है.
हर कॉलिजन में बहुत कुछ चेंज होता है और वो बाकी कंटेनर की वैल्यू से डिफरेंट होता है, पर हम लोग पढ़ रहे हैं सिंप्लीफाइड फिजिक्स। पीएचडी की फिजिक्स तो पढ़ नहीं रहे हैं, बहुत ही बेसिक इंट्रोडक्शन ले रहे हैं इस चैप्टर का। हम लोग सिंप्लीफाइड फिजिक्स ले रहे हैं, इसलिए हम लोग हमेशा एवरेज क्वांटिटीज की बात करते हैं, उनको आप कांस्टेंट मान सकते हैं। मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल बात करेंगे तो हर कॉलिजन में सब कुछ लगातार टाइम के साथ चेंज होता ही चला जाएगा। एनीवे, फिर हेडिंग दे दीजिए बिहेवियर ऑफ गैसेस। बिहेवियर ऑफ गैसेस, तो बस वो तो वही कह रहा है कि आप तो उसमें सीधे हेडिंग दे दीजिए गैस इक्वेशन फॉर आइडियल गैसेस। गैस इक्वेशन फॉर आइडियल गैसेस, PV is equal to KT, PV is equal to mu RT। ये कोई कांस्टेंट है कह रहा है, कहता हम ऐसा ऑब्जर्व करते हैं कि PV प्रोपोर्शनल टू T है और फिर बस ये हमने इसको गैस इक्वेशन कह दिया, PV is equal to mu RT। T is the temperature in Kelvin scale। T is the temperature in Kelvin scale। इस कांस्टेंट की बात करें तो कांस्टेंट K varies with the amount of gas। Constant K varies with the amount of gas enclosed in the container। K is proportional to number of molecules enclosed in the container। तो यहां पर मैं अलग से डिफाइन करता हूं, हेडिंग दे दीजिए गैस कांस्टेंट। गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट्स कर दीजिए, गैस कांस्टेंट्स। नंबर 1 लिख दीजिए यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट R। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट R, तो बस ऐसे ही लिख दीजिए कि इट इज डिफाइंड फॉर 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट NTP। 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट NTP, PV is equal to mu RT से मैं R की वैल्यू निकाल रहा हूं, वो है PV by mu T। प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है तो 1.013 into 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, और 1 मोल की वॉल्यूम 22.4 लीटर है, तो इतने मीटर क्यूब है। और मैं 1 मोल की बात कर रहा हूँ और टेम्परेचर 273 केल्विन की बात कर रहा हूँ, तो जो R की वैल्यू आती है वो 25/3 जूल पर मोल केल्विन आती है, जूल पर मोल केल्विन आती है, यानी कि 8.31 जूल पर मोल केल्विन आती है। इसे 4.2 से डिवाइड कर दूं तो ये करीब 2 कैलोरी पर मोल केल्विन आती है ये। और मैं इसे 100 से डिवाइड कर दूं तो जूल की जगह एटमॉस्फेयर लीटर में आ जाएगा ये, तो 1/100 से डिवाइड कर दूंगा ना ये 25/3 इंटू 1/100, क्योंकि 1 एटमॉस्फेयर लीटर इज 100 जूल, तो आ जाएगा 1/12 यानी 0.0821 एटमॉस्फेयर लीटर पर मोल केल्विन। ये जो गैस कांस्टेंट है PV इक्वल टू nRT में, PV इक्वल टू mu RT में जो गैस कांस्टेंट है, दैट इज अ कांस्टेंट फॉर 1 मोल ऑफ अ गैस। इट इज अ कांस्टेंट फॉर 1 मोल ऑफ अ गैस, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। और ये सिर्फ 273 केल्विन पे इसकी वैल्यू ये है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। कायदे से तो ये R टेम्परेचर के साथ वेरी होता है, हम उन सब बातों को शायद ज्यादातर इग्नोर ही करते हैं, बट ये जो R की वैल्यू आप ये जो यूज कर रहे हो R की वैल्यू, ये आपने NTP पे डिफाइन की है। खैर, अब आप नंबर 2 लिख दीजिए बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, BOLTZ, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इसको हम लोग KB से लिखते हैं, ऐसा KB से लिखते हैं, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट KB। और ये लिख दीजिए इट इज डिफाइंड फॉर
वन मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस, जो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, इज डिफाइंड फॉर वन मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इज डिफाइंड फॉर वन मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस। वन मोल के लिए जो हैसियत K की है, वन मोल के लिए है जो हैसियत R की है, वन मॉलिक्यूल के लिए वही हैसियत K की है। तो Na मॉलिक्यूल्स के लिए गैस कांस्टेंट R है, तो एक मॉलिक्यूल के लिए गैस कांस्टेंट R/Na है। तो ये जो K है, जिसे हम Kb कहते हैं, ये R/Na है। R की वैल्यू हो गई 8.31, Na एवोगैड्रोस नंबर होता है 6.02 इंटू 10⁻23, तो ये अप्रोक्सीमेटली 8/6 इंटू 10⁻⁻23 हो गया, और 1.33 आ रहा है यहाँ से, पर ये 1.38 इंटू 10⁻⁻23 और जूल पर मॉलिक्यूल केल्विन आता है। ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट भी काफी इंपॉर्टेंट है। जब भी आप एक मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो गैस कांस्टेंट होगा, जब आप एक मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो गैस कांस्टेंट होगा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ध्यान रखें, ये भी याद रहे तो अच्छा है, एटलीस्ट R/Na याद रखें। ये जूल पर मोल केल्विन की जगह है। इसकी तो ज्यादातर जरूरत जूल में ही पड़ती है, कैलोरी वगैरह में नहीं पड़ती है, पर हाँ कन्वर्जन तो मांग ही सकते हैं। जो Na मॉलिक्यूल्स हैं उसका गैस कांस्टेंट R है, तो जो एक मॉलिक्यूल है उसका गैस कांस्टेंट R/Na है, और उसको K कहते हैं, Kb। ये काफी इंपॉर्टेंट था Kb का डिस्कशन। Kb इज इक्वल टू R/Na पे आप 5 स्टार दे दीजिए। फिर हेडिंग दे दीजिए गैस इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। गैस इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो पीवी होता है म्यू RT, ये नंबर ऑफ मोल्स हैं, और नंबर ऑफ मोल्स को मैं लिख सकता हूं N/Na, और पीवी इज इक्वल टू फिर हो गया NKT। दो इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हैं हमारी, एक है पीवी इज इक्वल टू म्यू, ये दो इक्वेशंस इंपॉर्टेंट है। अगर न्यूमेरिकल में आपको नंबर ऑफ मोल्स दिए हैं तो आप ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करिए, अगर आपको न्यूमेरिकल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिए हैं तो ये फॉर्मूला यूज करिए। अगर हम पीवी को KT कहते हैं, कैपिटल K, तो उस K से हमारा मतलब या तो म्यू मोल्स है या N मॉलिक्यूल्स है। मोल्स के साथ हमेशा R आएगा और मॉलिक्यूल्स के साथ हमेशा Kb आएगा। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। जहां जहां भी कभी भी किसी भी फॉर्मूले में आप बातें मोल्स के टर्म्स में कर रहे होंगे, तो मोल्स के साथ म्यू के साथ R आएगा ही आएगा। और अगर फॉर्मूले में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बातें हो रही हैं तो साथ में K भी आएगा ही आएगा। PV इज इक्वल टू N KBT, इसका मतलब मैं समझता हूं कि P1 V1 बाय T1, P1 V1 बाय N1 T1 इज इक्वल टू P2 V2 बाय N2 T2, क्योंकि दैट इज इक्वल टू KB। तो कभी कभी न्यूमेरिकल्स में ये भी लग जाएगा, खैर ये आपको आता है तो ये आप लगा ही लेंगे। और इससे हम देख रहे हैं कि एक्चुअली इसकी वजह से हम एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस को समझ सकते हैं। एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस को हम यहां से समझ सकते हैं कि अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, इक्वल वॉल्यूम्स, अगर वॉल्यूम सेम है, इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ टू डिफरेंट गैसेस विल हैव इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, है ना, क्योंकि ये तो कांस्टेंट ही है। अगर P और T सेम है तो फिर N भी सेम होगा।
इससे यही आपको लिखना है, if P, V and T are same, then is N is also same for gases. Then N is also same for all gases. If P, V and T are same, then N is also same for all gases. मतलब कह रहा है number of molecules per unit volume is same for all gases. Number of molecules per unit volume, number of molecules N by V का फॉर्मूला अगर मैं देखूंगा तो वो P by T K हो जाएगा. तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम इज सेम फॉर ऑल गैसेस. ऑल गैसेस को हाईलाइट कर सकते हैं एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर. अगर टेम्परेचर और प्रेशर फिक्स्ड है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यूनिट वॉल्यूम में हर गैस के यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम होंगे. ठीक है. एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस का बेसिक लॉ तो ये कहता था इक्वल वॉल्यूम्स अंडर डिफरेंट कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, equal volumes of all gases under similar conditions of temperature and pressure will contain equal number of molecules. अब हम उस बात को ये कह रहे हैं कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, अगर प्रेशर सेम है और टेम्परेचर सेम है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, चाहे आप हाइड्रोजन की बात करें, चाहे आप ऑक्सीजन की बात करें, चाहे नाइट्रोजन की बात करें, हम इन सबको अपने डिस्कशन में फिलहाल आइडियल मान के ही चल रहे हैं. अचानक कभी से डाउट नहीं आ जाना चाहिए कि यार ये सब जो था ये तो आइडियल गैस के लिए था, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन में कैसे लगा लें. इन्हीं के लिए लगाया है हमने. इन्हीं को हम मान रहे हैं कि कभी तो आइडियल जैसे बिहेव करेंगे. हाई टेक्नोलॉजी और लो पढ़ाई पे सब कोई, हर स्टूडेंट आइडियल बन जाएगा, तो कभी तो आइडियल जैसे बिहेव करेंगे. उस समय इनकी ये प्रॉपर्टी होंगी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन ले लो और 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ नाइट्रोजन ले लो, टेम्परेचर और प्रेशर सेम होना चाहिए तो उनमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम होंगे. इंपॉर्टेंट तो है ये. 2 स्टार उस बात पे आप दे दीजिए. फिर डैश करके लिख दीजिए कि this number at NTP, this number at NTP in 22.4 liters of any gas, in 22.4 liter of any gas is 6.02 into 10^23. किसी भी गैस के 22.4 लीटर में जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो 6.02 into 10^23 हैं, and this is Avogadro's number. This is Avogadro's number. It is denoted by Na. NTP पर किसी भी गैस के 22.4 लीटर में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो सब सेम, सभी गैसेस के लिए सेम है. हम अपनी रियल गैसेस को इस समय आइडियल गैसेस मान के ही बात कर रहे हैं. फिर अगली लाइन में लिख दीजिए मास ऑफ 22.4 लीटर ऑफ एनी गैस, मास ऑफ 22.4 लीटर्स ऑफ एनी गैस एट STP is equal to its molecular weight in grams, is equal to its molecular weight in grams, and this amount of substance is called a mole. This amount of substance is called a mole. यहां मैं ये लिखवाना चाहूंगा आपको, क्वेश्चन लिखिए what is the mass of one atom of hydrogen? What is the mass of one atom of hydrogen? और जवाब आएगा, हाइड्रोजन को हम ऐसे लिखते हैं तो आंसर है 1. ये 1 ग्राम नहीं है. हाइड्रोजन का एक एटम तो 1 ग्राम का नहीं हो सकता. हाइड्रोजन के एक एटम का मास है 1 U, यानी 1 into 1.67 into 10^-27 kg. ये हाइड्रोजन के एक एटम का मास है, मास ऑफ 1 एटम. ये मास ऑफ 1 एटम है हाइड्रोजन के, जो कि 1 U है. फिर इसी तरह आगे लिख दीजिए अगला पार्ट, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन. तो एक मॉलिक्यूल इसका डायटोमिक होता है, तो इसके एक मॉलिक्यूल में 2 एटम्स होते हैं, तो ये 2U हो जाएगा. इसलिए 2 into 1.67 into 10^-24 ग्राम हो जाएगा. ये 2 into 1/Na ग्राम हो जाएगा. ये है. और फिर असली बात आती है मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल्स. 1 मोल एटम्स की अगर बात कर लूं, 1 मोल एटम्स ऑफ हाइड्रोजन की बात कर लूं, तो हो जाएगा
NaU, और जो 1U होता है ना वो खुद ही 1/Na ग्राम होता है, इसलिए ये 1 ग्राम हो जाएगा। एक एटम का मास है 1U, तो 1 मोल यानी Na एटम्स का मास, तो Na एटम्स का मास होगा NaU, और 1U होता है 1/Na ग्राम, तो 1 मोल एटम्स का मास है 1 ग्राम, और इसलिए असली बात है मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन, 1 मोल मॉलिक्यूल्स, तो इसलिए Na इंटू मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल 2U, तब ये 2 ग्राम आ जाएगा। ये है जितना एक सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर मास AMU में होता है उतना ही उसका मोलर मास ग्राम्स में होता है। हमने AMU को डिफाइन इस तरह से किया है कि मोलर मास में और मॉलिक्यूलर मास में न्यूमेरिकल वैल्यू में फर्क ना पड़े, न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों बार सेम है। इसको आप 5 स्टार लगा के एक लाइन लिख दीजिए। मॉलिक्यूलर मास in AMU has the same numerical value as the molar mass in grams, ठीक है। हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल का मास है 2 AMU, और उसके एक मोल का मास है 2 ग्राम्स। नाइट्रोजन के एक मॉलिक्यूल का मास है 28 AMU, एक एटम का मास है 14 AMU, एक मॉलिक्यूल का मास है 28 AMU, और उसके एक मोल का मास है 28 ग्राम्स। ऑक्सीजन के एक एटम का मास है 16 AMU, ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल का मास है 32 AMU, और ऑक्सीजन के एक मोल का मास है 32 ग्राम्स। जितना मोलर मास AMU में होता है ना, एक मॉलिक्यूल इसकी तो औकात ही कितनी है, एक मॉलिक्यूल, इसका तो मास ग्राम में नहीं हो सकता। एक मॉलिक्यूल कोई 32 ग्राम का होगा क्या ऑक्सीजन का? मेरे को तो एक मॉलिक्यूल आके पड़ेगा और मैं तड़ जाऊंगा। एक मॉलिक्यूल, पता नहीं कितने मॉलिक्यूल्स आप इनहेल कर रहे हैं। एक मॉलिक्यूल 32 ग्राम का नहीं होता, एक मॉलिक्यूल 32 AMU का होता है, और 6.02 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स वो जाके 32 ग्राम बनते हैं। एक मॉलिक्यूल का मास तो बहुत हल्का होना चाहिए, और बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिलकर 32 ग्राम बनते हैं। ऑलराइट, ठीक है। फिर हेडिंग दे दीजिए रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड डेंसिटी। नहीं, इसमें एक चीज वैसे 1 मिनट और लिख लें, 1 मिनट ये लिख लें, PV आएगा μRT, तो PV आएगा NKT, ये K है KB वाला। ये दो न्यूमेरिकल्स में आपको बहुत ज्यादा काम आएंगे। कभी कभी हम वॉल्यूम को नीचे ले जा सकते हैं यहाँ पे, तो PV है N/V KBT, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, तब हम प्रेशर को स्मॉल NKBT लिख सकते हैं, ये थर्ड है। ये कोई विशेष इंपॉर्टेंट नहीं है, NCERT में दिया था तो मैंने आपको पढ़ा दिया। प्रेशर इज KB into N into T, where N is the number of molecules per unit volume. N is the number of molecules per unit volume. नंबर डेंसिटी बोलते हैं इसको, नंबर डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो कभी न्यूमेरिकल ही नंबर डेंसिटी के टर्म्स में दे दिया जाए कि इसकी यूनिट वॉल्यूम में इतने हैं मॉलिक्यूल्स, तो आप चाहो तो ये यूज कर सकते हो, बाकी आप निकाल लेना। ये दो बस बेसिक फॉर्मूले, इनसे सारे सवाल सॉल्व हो जाएंगे। नंबर ऑफ मोल्स दिए हैं सवाल में तो ये ले लो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ले लें तो ये दिए हैं तो ये ले लो। मॉलिक्यूल्स के साथ हमेशा KB आता है, और मोल्स के साथ हमेशा R आता है। ये बहुत ज्यादा क्लियर ध्यान रखो। हर उस फॉर्मूले में जिसमें मोल्स का जिक्र होगा, साथ में R जरूर आएगा, और हर उस फॉर्मूले में जिसमें
एक मॉलिक्यूल की बात कर रहे होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे होंगे, उसमें फिर के बी आएगा। मोल्स के साथ आर आता है और मॉलिक्यूल्स के साथ के आता है, के बी, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। फिर हेडिंग दे दीजिए रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड डेंसिटी। रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड डेंसिटी, तो PV इज इक्वल टू म्यू आर टी, और जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वो N बाय Na होता है। N मतलब गिवन मॉलिक्यूल जितने भी हैं आपके पास अपॉन एवोगैड्रोस नंबर, एंड दिस इज इक्वल टू M अपॉन M नॉट। M जो है वो गिवन मास है और ये मोलर मास है। M में हमेशा बड़ा कंफ्यूजन होगा, अच्छा होगा अगर आप थ्रू आउट मोलर मास को M से ना लिखें तो ज्यादा अच्छा होगा। मोलर मास को अगर आप किसी और तरह से लिखते हैं तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा। M इज नॉट ऑलवेज द मोलर मास, यूजुअली M इज द गिवन मास। बोलता है एक कंटेनर में अगर 4 ग्राम हाइड्रोजन है तो M उसका 4 हुआ ना। तो इन दोनों में आप भेद जरूर करते रहिए, वार्निंग लिख दीजिए, ऑलवेज बी केयरफुल, always be careful whether the given mass is actual mass present in the container or molar mass। जिस भी मास की वो बात कर रहा है, जिस भी मास की वो सवाल में बात कर रहा है, it is the actual mass of the gas present in the container or the molar mass। ये हमेशा ध्यान रखें। तो अभी तो मैं PV को लिख दूंगा M by M नॉट RT। अब मुझे डेंसिटी के टर्म्स में जाना है तो मैं इसको लिख देता हूं P इज इक्वल टू M अपॉन V और RT बाय M नॉट। तो मास अपॉन वॉल्यूम हो जाएगा डेंसिटी, P हो जाएगा रो RT बाय M नॉट। ये काइनेटिक थ्योरी में पढ़ाया गया, एक शायद लेंथी, एक कठिन सा या थोड़ा सा छुपा हुआ सा फॉर्मूला है शायद, और नीट 2020 का एक जो अच्छा क्वेश्चन था वो इस पर बेस्ड था, न्यूमेरिकल। वैसे तो कॉमन है ये आपके लिए फॉर्मूला भी, कोई बड़ी बात नहीं है। मास अपॉन वॉल्यूम जो है, गैस की डेंसिटी, हम जिस डेंसिटी की गैस हम फिजिक्स में यूज करते हैं वो उसकी कोई कैरेक्टरिस्टिक डेंसिटी नहीं होती। कितनी वॉल्यूम में आपने उसका कितना मास एनक्लोज किया है, ये उसकी मास डेंसिटी कहलाती है। अभी मैं इसकी वॉल्यूम कम कर दूं तो मैं अमाउंट ऑफ गैस एनक्लोज इन द कंटेनर तो सेम ही है, तो डेंसिटी चेंज हो जाएगी। दिस रो इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द गैस। This depends upon the mass of the gas enclosed in the container and the volume of the container। लिख दीजिए, this row is not a characteristic of the gas, this row is not a characteristic of the gas, it is mass density of the gas under the given conditions। It is the mass density of the gas under the given conditions। It depends upon the mass of the gas enclosed, mass of the gas enclosed it depends upon mass of the gas enclosed and the volume of the container in which it is enclosed, and the volume of the container in which it is enclosed। आगे उसने थ्योरी में एक लाइन ये भी लिखी है कि कोई गैस जो हर टेम्परेचर और प्रेशर पे इस इक्वेशन को ओबे करेगी उसको आइडियल गैस कहते हैं। तो वो तो खैर हम किसी भी गैस किसी भी इक्वेशन से लिख सकते हैं, PV इक्वल टू म्यू RT से भी लिख सकते हैं कि हर टेम्परेचर और प्रेशर पे जो गैस PV इक्वल टू म्यू RT को ओबे करेगी या PV इक्वल टू NKT को ओबे करेगी या इस इक्वेशन को ओबे करेगी उसको आइडियल गैस कहेंगे। वो आइडियल गैस की डेफिनेशन किसी काम की खैर नहीं है। बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है जो कि नीट 2020 में इसका न्यूमेरिकल था भी, बहुत दमदार सवाल था वो, बहुत दमदार सवाल था। अगर आप ये सारी कैलकुलेशंस MKS यूनिट्स में कर रहे हैं, सारी कैलकुलेशंस आप MKS यूनिट्स में कर रहे हैं, और आप वो 8.31 वाला ले रहे हैं 25/3 जूल पर मोल वाला, ये डेंसिटी आप kg पर मीटर क्यूब में ले रहे हैं, गैस की है,
उसने अगर बोला है 0.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो आप 0.6 इंटू 1000 कीजिए, केजी पर मीटर क्यूब में डेंसिटी का फिगर बड़ा हो जाता है। 1 सेंटीमीटर क्यूब में इतना मास है तो 1 मीटर क्यूब में ज्यादा मास तो होगा ही होगा, तो 1000 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। अगर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में दिया है तो 1000 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वो केजी पर मीटर क्यूब बनेगा। सबसे खतरनाक बात यह है कि ये m, जिसे m0 मैंने लिखा है, जो मोलर मास है, सपोज मैं हाइड्रोजन की कैलकुलेशन कर रहा हूं, हाइड्रोजन की डेंसिटी तो कोई कैरेक्टरिस्टिक नहीं होती, वो तो गिवन मास वन गिवन वॉल्यूम से मैं कैलकुलेट करूंगा, यह सवाल में दे दी जाएगी। ये m0 क्या है? अगर मैं हाइड्रोजन की बात कर रहा हूं तो m0 उसका मोलर मास है, वो 2 है, पर बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वो 2 तो है, पर वो 1 मोल का मास तो है, 1 मोल का मास तो है, वो 2 ग्राम तो है, पर हम उसे केजी में एक्सप्रेस करेंगे। 5 स्टार लिख दीजिए, वार्निंग भी लिख दीजिए कि हेयर एंड इन ऑल अदर रिलेटेड फॉर्मूले, यहां पे और जितने भी और दूसरे फॉर्मूले हैं, इन ऑल अदर रिलेटेड फॉर्मूले, इफ द कैलकुलेशंस आर बीइंग डन इन एसआई यूनिट्स, नहीं पहले तो ये लिख दें, हेयर m0 इज द मास ऑफ 1 ग्राम मोल, m0 इज द मास ऑफ 1 ग्राम मोल। यहां जो m0 है वो 1 ग्राम मास, 1 ग्राम मोल का मास है, 1 ग्राम मोल का मास है। और उसके आगे लिख दीजिए, इफ कैलकुलेशंस आर डन इन एसआई यूनिट्स, अगर कैलकुलेशन एसआई यूनिट्स में है, देन ऑल्सो m इज द मास ऑफ 1 ग्राम मोल, देन ऑल्सो m is the mass of 1 gram mole but expressed in kg. m is the mass of 1 gram mole but expressed in kg। ये बहुत ही खतरनाक इंपॉर्टेंट वार्निंग है, ये बहुत ही ज्यादा कॉमन अकरिंग मिस्टेक है और नीट 2020 में इसको यूज कराया भी गया है। आपको 1 ग्राम मोल के मास को केजी में ले जाना ही था। ये कठिन क्वेश्चन था, थोड़ा सा कैलकुलेशंस भी थी इस क्वेश्चन में, देखिएगा उसको खोल के। तो ये तो सारी बातें थी आइडियल गैसेस की, जो जितनी भी हमने इक्वेशंस पढ़ी आइडियल गैसेस की पढ़ी। अब हम फिर से हेडिंग दे देते हैं, लिख दीजिए बिहेवियर ऑफ रियल गैस, बिहेवियर ऑफ रियल गैस। तो बस इतना ही लिख दीजिए कि a real gas deviates from ideal gas behavior, departs, a real gas departs from ideal gas behavior. So all the graphs drawn for ideal gases, all the graphs PV, TV, VT, बॉयल्स लॉ के ग्राफ, चार्ल्स लॉ के ग्राफ, जो भी हमने बनाए हैं, all the graphs show a deviation when drawn for when plotted experimentally for a real gas. When plotted experimentally for a real gas. ये ग्राफ्स कोइंसाइड नहीं करेंगे। आप आइडियल गैस के लिए बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ वगैरह का जो ग्राफ बनाते थे, आइडियल गैस के लिए बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ वगैरह का जो ग्राफ बनाते थे, रियल गैस के लिए वो ग्राफ कोइंसाइड नहीं करेगा, वो डिविएट करेगा। तो ये जो डिविएशन है ये हमें थोड़ा सा देखना है, और बस एक ही चीज बार बार ऑब्जर्व करनी है कि हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पे ये रियल गैस का ग्राफ भी ऑलमोस्ट आइडियल गैस के ग्राफ से कोइंसाइड कर जाएगा, ऐसा लिख दीजिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एट HTLP, एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, the real gas graph will coincide, will almost coincide
will almost coincide with ideal gas graph. Will almost coincide with ideal gas graph. तो पहले तो मैं बॉयल्स लॉ को बना लेता हूं, आप क्वेश्चन के रूप में लिख दीजिए। अच्छा, पहले क्वेश्चन के रूप में लिख दीजिए, ड्रॉ पीवी ग्राफ, ड्रॉ पीवी ग्राफ फॉर आइडियल गैसेस, पीवी ग्राफ फॉर आइडियल गैसेस, टेम्परेचर केप्ट कांस्टेंट है T1, T2, T3। कभी टेम्परेचर को आपने T1 पे कांस्टेंट रखा है, कभी T2 पे कांस्टेंट रखा है, कभी T3 पे कांस्टेंट रखा है, और आपको पीवी ग्राफ बनाना आइडियल गैस के लिए। आप इन्हें आइसोथर्म्स कहते हैं। ये पीवी ग्राफ है, ये ऐसा आएगा मे बी, ये ऐसा आएगा और ये ऐसा आएगा। ये शायद T1 है, ये T2 है और ये T3 है। जैसा एनसीईआरटी में दिया है वैसा कर लेता हूँ। T3, T2, T1 का है उसने, इसको T3 का है, इसको T2, ये तो ठीक ही है, और ये T1 का है। तो यहाँ पर मुझे पता है T1 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T3 होता है, बिकॉज प्रोडक्ट ऑफ पीवी इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये आइसोथर्म्स है, these graphs are called isotherms, these graphs are called isotherms। और हायर टेम्परेचर का आइसोथर्म थोड़ा ऊपर आता है, क्योंकि यहाँ पीवी का प्रोडक्ट ज्यादा आता है। ऐसा लिख दीजिए, एट हायर टेम्परेचर आइसोथर्म लाइज हायर। हायर टेम्परेचर पे, ग्रेटर टेम्परेचर पे आइसोथर्म ऊपर लाया करता है, क्योंकि यहाँ पीवी का प्रोडक्ट ज्यादा आता है। पहले टेम्परेचर T3 पे कांस्टेंट है, फिर T2 पे कांस्टेंट है, फिर T1 पे कांस्टेंट है। हाई टेम्परेचर पे तुम टेम्परेचर को कांस्टेंट रख के फिर प्रेशर चेंज करोगे तो प्रेशर और वॉल्यूम में यह ग्राफ बनेगा। और अगर ये रियल गैसेस के लिए हम बना लेना, रियल गैसेस के लिए बना लें, तो एक्सपेरिमेंटली इन्होंने इसको बल्कि उल्टा बनाया था, इसको डॉटेड बनाया था। चलो मैं रेड से दिखा दे रहा हूं। यहां पे ये ग्राफ करीब ऐसा आ रहा है, ये मैं डॉटेड से दिखा रहा हूं। ये रियल गैस का है, ये रियल गैस का है। हाई प्रेशर पे, नहीं उल्टा हो गया थोड़ा सा, जहां प्रेशर ज्यादा है वहां इसको करीब करीब कोइंसाइड करना चाहिए। जहां प्रेशर ज्यादा है ना, यहां प्रेशर ज्यादा है, ये ऊपर प्रेशर ज्यादा है, ये प्रेशर ज्यादा है, तो रियल गैस का ये कुछ ऐसा आ रहा है। यहां पे तो ऐसे ही आ रहा है, नीचे भी हालांकि वो थोड़ा मिलता हुआ सही उसने दिखाया है। आप तो केवल ये देखिए हाई टेम्परेचर, ये हाई टेम्परेचर है। अच्छा, हाई टेम्परेचर, ये सॉरी, ये हाई टेम्परेचर है, ये हाई टेम्परेचर, ये लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर और इधर लो प्रेशर। हाँ ये ठीक है, यहाँ पे एकदम कोइंसाइड करता हुआ दिखना चाहिए। ऐसे ही बना लीजिए आप इसको, इधर पास मत ले जाइए, ये ऐसे ही ठीक है, ये ऐसे ही ठीक है। ये देखो यहाँ पे इन तीनों में बात करें तो टेम्परेचर T1 हाई है, और प्रेशर की बात करें तो ये लो प्रेशर है। ये पॉइंट HTLP का है, यहाँ टेम्परेचर हाईएस्ट है और इधर प्रेशर इधर कम है। बाकी भी अगर ये ग्राफ बनाता है ना तो कुछ ऐसे ही बनाता है। रियल गैसेस में बस इतना ही, एक ही ग्राफ काफी है, वैसे तो एक ही ग्राफ काफी है। आइडियल गैसेस में तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही होता, पर रियल गैसेस में फिर ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नहीं होता। रियल गैसेस में ये कुछ ऐसा आ रहा है, अगर मैं इस वाले ग्राफ को चेंज कर दूं, रियल गैसेस में ना ये ऐसा टाइप का आ रहा है। रियल गैसेस में ये ऐसा आ रहा है इन टेम्परेचर्स पे, T3 और T2 पे, T3 पे और T2 पे और ये T1 पे रियल गैसेस के ये ग्राफ आ रहा है, और आइडियल गैसेस के ये आ रहे हैं, ये T1 T3 के। आइडियल के ग्राफ तो हमेशा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। T3 T2 T1 आइडियल गैसेस में ये सारे ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेंगे। ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। यहाँ इन वाले ग्राफ्स को तो आप छोड़ ही दीजिए, इनकी ज्यादा चिंता मत करिए। ये भी रियल गैसेस के हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नहीं है, ये भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नहीं है। सिर्फ एक बात की ध्यान दीजिए कि यहाँ पर जहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा है और प्रेशर कम है, वहां पे ये ग्राफ करीब करीब कोइंसाइड कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे रियल गैस भी आइडियल गैस जैसा बिहेव कर रही है। और ये ग्राफ इन्होंने यहाँ पे भी करीब करीब मिलते हुए दिखाए हैं। इनको अगर हम आगे बढ़ा देंगे ना
इनको आगे बढ़ा देंगे तो यहां पे भी ये ग्राफ इन्होंने यहां मिलते हुए ही दिखाए हैं। ये ग्राफ मिलते हुए ही दिखाए हैं करीब करीब। फिर वही बात आ गई कि प्रेशर और कम हो गया ना, प्रेशर और कम हो गया तो काफी कम प्रेशर पे तो फाइनली ये शायद हाई टेम्परेचर पता नहीं है कि नहीं है, पर लो प्रेशर तो डेफिनेटली है। तो यहाँ पे ये ग्राफ कोइंसाइड करते हुए दिखाए हैं। यही थोड़ी सी बात अगर आप सीख जाएं तो अच्छा है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरे हिसाब से ऐसे कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ये एनसीईआरटी में बना है इसलिए कह नहीं सकते, पर कम से कम 2021 में तो ये ग्राफ्स आपसे नहीं पूछेंगे, ये लगभग तय है। बड़ी क्लियर बात है कि पीवी ग्राफ एक आइसोथर्म प्लॉट होता है और हायर टेम्परेचर पे आइसोथर्म ऊपर लाया करता है। तो अगर मैं ये आइडियल गैस ग्राफ्स की बात करूं तो T1 का टेम्परेचर सबसे ज्यादा है। T1 में देखूं तो यहाँ प्रेशर कम है, तो हाई टेम्परेचर लो प्रेशर पे ये रियल गैस खतरनाक होती है, रेड जैसी होती है, रेड से दिखाई है मैंने, आइडियल गैस मैंने ब्लैक से दिखा दी है। तो हाई टेम्परेचर लो प्रेशर पे ये ग्राफ टच कर रहे हैं क्योंकि रियल गैस बिहेव्स एज आइडियल गैस more closely. A real gas almost behaves as an ideal gas. इधर देखिए, इधर यहां पे भी ये ग्राफ्स, यहां पे भी कम से कम प्रेशर तो बहुत कम है ही। प्रेशर अगर बहुत कम होगा तो वॉल्यूम बहुत ज्यादा होगी। तो फिर एक मॉलिक्यूल की वॉल्यूम की तुलना में कंटेनर की वॉल्यूम बहुत ज्यादा होती है, तो आप उन मॉलिक्यूल्स को आइडियल गैस जैसा मान सकते हो। अगर प्रेशर बहुत कम है तो वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। So volume of the container is much larger as compared to the volume of one molecule. So a molecule can be considered as tiny of negligible volume. ये भी आइडियल टाइप की कंडीशंस हैं। ये ग्राफ भी टच कर रहे हैं, ये ग्राफ यहाँ टच कर रहा है, ये ग्राफ यहाँ टच कर रहा है, ये ग्राफ यहाँ टच कर रहा है। बस उसी को आप थोड़ा सा देख लेंगे कि कहाँ टच कर रहा है, इसी को देख लेंगे आप। ये ग्राफ इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे हिसाब से, तो मेरे हिसाब से तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि T1 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T3। मेरे हिसाब से तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हायर आइसोथर्म आइडियल गैस में ये क्वेश्चन बनेगा, डायग्राम बना के दे देगा, बोलेगा T1 T2 T3 में से क्या है। तो जब पीवी ज्यादा है तो टेम्परेचर ज्यादा है। हायर आइसोथर्म ऊपर प्लॉट किया जाता है, हायर आइसोथर्म ऊपर प्लॉट किया जाता है। फिर रियल गैसेस के ये ग्राफ्स हैं, इन दोनों को तो छोड़ ही दीजिए, ये इतना ऐसे एकदम से क्या, इनमें काफी वेरिएशन आ गया। ये तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला से काफी डिफरेंट है। हाई टेम्परेचर पे ये ग्राफ फिर भी करीब करीब मैच कर रहा है, और हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पे तो पॉइंट एग्जैक्टली मैच कर रहे हैं करीब। बस इसी को थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए। ये वैसे तो इंपॉर्टेंट नहीं है, पर कर पाए तो अच्छा है। इफ यू वांट टू प्ले सेफ एंड इफ यू वांट टू डू एवरीथिंग एंड इफ यू वांट टू स्कोर हाई देन यू गो अहेड। अदरवाइज रियल गैस और आइडियल गैस के ग्राफ्स में क्या डिफरेंस है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, इसी तरह से फिर से हम क्वेश्चन लिखते हैं। ड्रॉ टीवी ग्राफ फॉर आइडियल गैस एट कांस्टेंट प्रेशर P1 P2 P3। टीवी ग्राफ फॉर आइडियल गैस एट कांस्टेंट प्रेशर P1 P2 P3 where P1 is greater than P2 is greater than P3। PV होता है म्यू RT, और अगर आइडियल गैस हो मुझे टीवी ग्राफ बनाना है तो T इज इक्वल टू P बाय म्यू R, है ना, इंटू V। सो T इज इक्वल टू KV, T इज इक्वल टू KV। सो द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ, जो कि डेल्टा T बाय डेल्टा V टाइप होगा, will be proportional to pressure. The slope of this graph is proportional to pressure. पहली बात तो ये है, the graph is a straight line passing through origin. The graph is a straight line passing through origin. Because the equation is of the form y is equal to mx. ये y एक्सिस पे प्लॉट कर रहे हैं, ये x एक्सिस पे प्लॉट कर रहे हैं। सो ये ग्राफ ये है, और इफ प्रेशर मोर स्लोप मोर, अगर प्रेशर ज्यादा है तो स्लोप ज्यादा है।
मैं t को लेफ्ट हैंड साइड पे लाया क्योंकि मैं y एक्सिस पे प्लॉट करूंगा, और t और फिर v को इधर ले आया, साथ में जो कुछ भी बचा वो सब मेरा कांस्टेंट है, तो t is equal to kv. So the slope of this graph, which is delta t by delta v, t by v is proportional to pressure. Slope of this graph is proportional to pressure. इसलिए जो टीवी ग्राफ बनेगा ना, जो टीवी ग्राफ बनेगा वो ऐसा बनेगा, ये P1 है, ये P2 है, ये P3 है, एंड P1 इज ग्रेटर देन P2 इज ग्रेटर देन P3, क्योंकि P1 का स्लोप सबसे ज्यादा है. तो मेरे हिसाब से तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन तो ये है. ये जो ग्राफ्स हैं ये रियल गैस के ग्राफ हैं, सॉरी ये आइडियल गैस के ग्राफ है. आइडियल गैस के ग्राफ है जहां टेम्परेचर आप 0 केल्विन कर देंगे, सब केल्विन में है, ये टेम्परेचर 0 केल्विन कर देंगे तो वॉल्यूम भी बिल्कुल एकदम 0 हो जाएगी, क्योंकि आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स का खुद का तो कोई साइज होता ही नहीं है. पर फिर वो ये डिविएशन दिखा रहा है कि अगर ये रियल एक्सपेरिमेंटल ग्राफ्स ऐसे हैं, ये एक्सपेरिमेंटल ग्राफ्स कुछ तो भी अजीब से दिख रहे हैं. ये एक्सपेरिमेंटल ग्राफ्स, ये एक्सपेरिमेंटल ग्राफ्स हैं, एक्सपेरिमेंटल ग्राफ ये हैं. तो ये रियल गैस के लिए है, ये रियल गैस के लिए है, ये एकदम यह मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है. यहां डिविएशन ज्यादा है, टेम्परेचर यहां हाई टेम्परेचर है और यहां लो टेम्परेचर है. तो लो टेम्परेचर पे रियल गैस और आइडियल गैस में ये डिविएशन ज्यादा है. बस ऐसे ही कुछ हमें दिख रहा है, ऐसे ही लिख देते हैं, एट लो टेम्परेचर द डिविएशन बिटवीन रियल गैस एंड आइडियल गैस इज मोर. ये तो इन्होंने यहां पूरे मिलते हुए ही दिखाए हैं, इसको इन्होंने यहां मिलते हुए ही दिखाए हैं, यहां भी इसको करीब करीब मिलते हुए ही दिखाया है. लो टेम्परेचर पे ये वेरिएशन, रियल आइडियल ये है, रियल ये है, आइडियल ये है, रियल ये है, आइडियल ये है, रियल ये है. यहां तो क्या है, बेस्ट है. बस ऐसा, इसमें तो मुझे तो खाली जब मैंने रियल की बात नहीं की थी तब जो ग्राफ था वो मुझे फिर भी ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है. आइडियल गैसेस के लिए टीवी ग्राफ कैसा होगा, और P1 P2 P3 दे देंगे और उसमें से बोलेंगे कब P1 ज्यादा है कब P2 कम है, इस तरह से. तो टीवी ग्राफ में स्लोप इज प्रोपोर्शनल टू P, तो स्लोप ज्यादा तो प्रेशर ज्यादा. और बॉयल्स लॉ वाले ग्राफ में पीवी का प्रोडक्ट टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है, तो जो आइसोथर्म ऊपर बनाया है वो हायर टेम्परेचर का है. आपको ये इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि आइडियल गैसेस में अगर मैं ये पीवी ग्राफ बनाता तो ये लो टेम्परेचर होता, ये हाई टेम्परेचर होता. अगर टीवी ग्राफ में ये वाला हाई प्रेशर है और ये लो प्रेशर, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है. रियल गैस में इसमें क्या वेरिएशन हो जाते हैं वो इंपॉर्टेंट ज्यादा नहीं है. रियल गैस में यहाँ पे रियल गैस ऐसा बिहेव करती है, ये आइडियल है और ये रियल है, क्योंकि हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पे, यहाँ प्रेशर कम से कम लो है इसकी गारंटी है ना, लो प्रेशर पे, हाई टेम्परेचर पे और लो प्रेशर पे ये रियल गैस और आइडियल गैस के ग्राफ्स कोइंसाइड कर जाते हैं. और यहाँ पे भी ये लो टेम्परेचर यहाँ पर है और यहाँ हाई टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर लो प्रेशर, तो यहाँ लो टेम्परेचर है तो डिविएशन काफी ज्यादा है, लो टेम्परेचर पे डिविएशन काफी ज्यादा है. ऐसा कुछ याद रख पाए तो ठीक है, वरना ये वाला ग्राफ भी इंपॉर्टेंट नहीं है. और इन्हीं सब बातों को लेकर ये एक ग्राफ बन जाता है. फिर से आप बनाया हुआ इसने, लिख दीजिए डिफाइन कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर. क्वेश्चन लिख दीजिए डिफाइन कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर. अब ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का नाम उसने एनसीईआरटी की किताब में तो दिया नहीं है, पर जब पीवी इज इक्वल टू म्यू आरटी होता है तो पीवी बाय जो म्यू आरटी होता है इसको जेड कहते हैं,
और ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है। ठीक है, तो आइडियल गैस के लिए तो Z की वैल्यू 1 हो गई। यही ग्राफ हम बनाएंगे एक आइडियल गैस के लिए और एक रियल गैस के लिए। इसने ये ग्राफ बनाया हुआ है फिगर 13.1 में। यहां प्रेशर दिखाया है और यहां PV बाय इसने म्यू टी दिखाया है। पता नहीं म्यू RT लिखना चाहिए था इसको, यहां खाली म्यू टी लिखा है। वैसे यूनिट्स देखें तो ठीक ही लग रही हैं, पर जब तक ये म्यू RT नहीं होगा ना, जब तक ये म्यू RT नहीं होगा तब तक Z1 नहीं हो सकता। अगर मैं PV बाय म्यू टी का ग्राफ बनाऊंगा तो ये R होता, अगर मैं PV बाय टी का ग्राफ बनाता तो ये म्यू R होता। ये बात ध्यान से देख लीजिए आप। अगर PV का ग्राफ होता, अगर ये PV का ग्राफ होता तो यहां ये म्यू RT होता। अगर ये PV बाय टी का ग्राफ होता तो ये म्यू R होता। अगर ये PV बाय म्यू टी का ग्राफ होता तो यहाँ R होता, और अगर यह PV बाय म्यू RT का ग्राफ होता तो यहाँ 1 आता। तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो है वो PV बाय म्यू RT होता है। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पर इसको ध्यान से देखिए कि इस एक्सिस पे उसने क्या प्लॉट किया है। इसकी तो मतलब नहीं है, उस पे इसकी वैल्यू डिपेंड करती है। आइडियल गैस के लिए PV होता है म्यू RT, तो PV बाय म्यू RT होता है 1। तो आइडियल गैस के लिए ये जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है वो 1 रहेगा। रियल गैस कुछ, इसने गैस का नाम फिलहाल नहीं लिया है, ये आइडियल गैस है, ये आइडियल गैस है। मैं रियल गैस की बात कर रहा हूं, और रियल गैस में ये ऐसा बनाया गया है, कुछ गैस के नाम नहीं दिए गए हैं, बस मुझे T1 T2 T3 दिया गया है। गैस के नाम नहीं दिए हैं फिलहाल, इसलिए मैं जितना एनसीईआरटी में दिया है उतना ही डिस्कशन केवल आपसे कर रहा हूं। ये ग्राफ एग्जाम पेपर्स की बात करें प्रीवियस ईयर्स की तो ज्यादा इन पे क्वेश्चन आए नहीं है वैसे तो, पर हाँ डिस्कशन तो खतरनाक सा है, इंपॉर्टेंट सा है। ये आइडियल गैस है और ये रियल गैसेस हैं। ये जो ग्राफ है ये वाले, ये रियल गैस का है, ये भी रियल गैस का है, और ये भी रियल गैस का है। ठीक है, हमसे एक ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है इस डायग्राम को देखकर, वो पूछेगा T1 बड़ा है कि T2 बड़ा है कि T3 बड़ा है। केवल यही एक क्वेश्चन हमसे एक्सपेक्टेड है फिलहाल। एक तो ये ध्यान दीजिए कि ये PV बाय म्यू RT अगर है तो ही ये 1 है। अगर ये PV बाय म्यू टी है, जैसा कि यहाँ पे दी गई यूनिट्स के साथ कंसिस्टेंट है, तो एक्चुअली इसे R लेना चाहिए था। बैक एक्सरसाइजेस में एक क्वेश्चन है भी जहां उसने PV बाय टी की वैल्यू मांगी है। एग्जाम्पल 13.3 के थर्ड पार्ट में उसने पूछा व्हाट इज वैल्यू ऑफ PV बाय टी। इस पॉइंट पे कह रहा है PV बाय टी बताओ, या इस पॉइंट पे PV बाय टी बताओ। तो PV बाय टी यानी यहाँ पे आपको म्यू R निकालना पड़ेगा। गिवन मास में नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो और फिर म्यू R से मल्टीप्लाई कर दो। कहता है यहाँ जो ग्राफ, जहां ये ग्राफ आइडियल वाले ग्राफ को इंटरसेक्ट करता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ PV बाय टी वेयर द कर्व्स मीट ऑन द y एक्सिस। y एक्सिस पे जहां कर्व मीट कर रहे हैं, अच्छा वो तो फिर चलो यहाँ तो कम से कम पता ही है अपने को, यहां जहां मीट कर रहे हैं उसकी वैल्यू नहीं भी पता, तो यहां तो पता ही है कम से कम, कर्व्स मीट ऑन y एक्सिस। तो वो म्यू R निकालना है आपको, PV बाय टी निकालना है अगर आपको, तो म्यू R निकालना है। गिवन अमाउंट में नंबर ऑफ मोल्स देख लेना और उसके बाद R से मल्टीप्लाई कर देना। अभी तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि आइडियल गैस से ये जो डिविएशन है, ये दिस इज द डिविएशन ऑफ रियल गैस फ्रॉम आइडियल गैस। Here this is the deviation of the real gas from the ideal gas, and here this is the deviation of the ideal gas from the real gas. HTLP पे आइडियल रियल जैसा बिहेव करता है, आइडियल तो कभी रियल जैसा बिहेव करेगा ही नहीं। ये मैंने जानबूझ के उल्टा लिखा क्योंकि ये गलती आपसे हो सकती है।
रियल जो है वो आइडियल जैसा बिहेव करता है। हम लोग ये कभी भी नहीं बात करेंगे, हम ये कभी सोचेंगे नहीं कि यार मैं ये भूल गया कि यहाँ रियल आइडियल जैसा बिहेव करता था कि आइडियल रियल जैसा बिहेव करता था। आइडियल रियल जैसा बिहेव करेगा वो कोई केस बनता ही नहीं। हम सब रियल ही हैं और हम कब आइडियल जैसे बिहेव करेंगे केवल वही पढ़ाया जाता है। तो HTLP पे हर रियल आइडियल जैसा बिहेव करता है। तो जहां डिविएशन कम है, जहां डिविएशन कम है वहां पर, यहां डिविएशन कम है तो यहां जरूर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होंगी। तो कम से कम टेम्परेचर की बात करें तो यहाँ टेम्परेचर ज्यादा है, ये काफी इंपॉर्टेंट बात है। लिख दीजिए फॉर T1 द डिविएशन बिटवीन द रियल गैस एंड आइडियल गैस बिहेवियर इज मिनिमम एट T1 द डिविएशन between the real gas and the ideal gas behavior is minimum। जो डिविएशन है रियल गैस बिहेवियर में और आइडियल गैस बिहेवियर में वो मिनिमम है। बस T1 is therefore maximum, ये पक्की बात है। T1 is greater than T2 is greater than T3, बस यही एक इंपॉर्टेंट बात है। HTLP हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पे रियल और आइडियल में डिफरेंस कम हो जाता है। हाई टेम्परेचर हो और लो प्रेशर हो, हाई टेम्परेचर हो और लो प्रेशर हो, प्रेशर हम लोगों के ऊपर ज्यादा ना हो, हमारे ऊपर एग्जाम प्रेशर कम हो, हाई तैयारी हो और लो परेशानी हो, लो प्रेशर हो, तो हम लोग का परफॉर्मेंस सुधर जाता है। तो ये रियल भी जो है वो आइडियल जैसे बिहेव कर जाती है। हाई टेम्परेचर पे रियल और आइडियल में ये जो डिविएशन है ये कम होता है। तो ये जरूर हाई टेम्परेचर है क्योंकि यहाँ रियल और आइडियल क्लोजेस्ट हैं, यहाँ डिविएशन सबसे ज्यादा है, तो यहाँ पर टेम्परेचर काफी कम है। T3 इज द मिनिमम टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर लो प्रेशर में फिलहाल आप सिर्फ टेम्परेचर की बात करें। एक बार टेम्परेचर को T1 पे कांस्टेंट रखिए ग्राफ बनाया, एक बार टेम्परेचर को T2 पे कांस्टेंट रखिए ग्राफ बनाया, एक बार टेम्परेचर को T3 पे रखिए ग्राफ बनाया। ठीक है, गैसेस के नाम के साथ जो डिस्टर्ब आता है, पॉजिटिव डिविएशन वाली गैसेस और नेगेटिव डिविएशन वाली गैसेस, वो एनसीईआरटी में दिया नहीं है, तो फिलहाल उस पर दिमाग न लगाएं। हमने गैस के नाम की यहां से बात नहीं की है। कोई भी ये गैस ले ली है नेगेटिव डिविएशन वाली और उसमें टेम्परेचर्स खाली गैस हर बार सेम रख के सिर्फ टेम्परेचर को वेरी किया है। तो हाई टेम्परेचर पे जितना हाई टेम्परेचर होगा ना, ये ग्राफ उतना उतना वेरिएशन इसमें कम हो जाएगा। ये हाई टेम्परेचर पे ये गैस का ग्राफ जो भी बनेगा वो और आइडियल के ग्राफ का जैसा बनेगा, जैसा भी आइडियल बनता था वैसे ही रियल का बनेगा, करीब आ जाएगा, डिफरेंस कम हो जाएगा। बाकी इस ग्राफ को अगर और समझना चाहें, मेन क्वेश्चन तो यही था, हाई टेम्परेचर पे रियल और आइडियल में गैप कम होता है, ये हाईएस्ट टेम्परेचर है, ये ध्यान रखना आवश्यक है। इसके आने के थोड़े बहुत चांसेस हैं, यदि दो प्रीवियस ईयर्स में इस पे क्वेश्चन आए नहीं है ज्यादा, ना के बराबर, फिर भी हाँ इंटरेस्टिंग तो है ही, इंपॉर्टेंट तो है ही। टफ लगता है तो पहली बार में ज्यादा ध्यान ना दें, तीसरे चौथे रिवीजन तक आते आते जब बाकी सब ठीक हो जाएगा तो कभी ये भी ठीक हो जाएगा अचानक से फ्लो में आपका। इसको इनिशियली स्किप करके पढ़ें, अगर इससे तकलीफ होती है तो आपको कहीं 10-20% मैटर तो आप पहली दूसरी तीसरी चौथी रीडिंग में छोड़ ही सकते हैं, और छोड़ना भी चाहिए। हर चैप्टर में 20% मैटर फर्स्ट रीडिंग में छोड़ना ही चाहिए। ओके फाइन, अब जरा इस ग्राफ के नेचर को समझते हैं कि ऐसा क्यों आ रहा है। हालांकि ये समझना हमारे लिए फिलहाल इंपॉर्टेंट ज्यादा है नहीं, पर अभी क्या हो रहा है, जब आप प्रेशर बढ़ा रहे हो ना, ये वर्सेस पी है, जब आप प्रेशर बढ़ाते हो तो वॉल्यूम कम होती है और एक्चुअली टेम्परेचर बढ़ जाता है। इसकी चलो अभी आप बात मत करो, शुरू में तो इन जनरल जब हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम कम होती ही है। तुम एडियाबैटिक एक्सपेंशन की, एडियाबैटिक कंप्रेशन की बात कर लो, एडियाबैटिक कंप्रेशन की जब बात करते हो तो तुम जब बाहर से प्रेशर बढ़ाते हो तो वॉल्यूम कम भी होती है और टेम्परेचर बढ़ता भी है। तो ये ऐसा ही हो गया, एडियाबैटिक कंप्रेशन मान लो कि तुम वॉल्यूम कम कर रहे हो और टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो कुल मिला के ये पूरा का पूरा फैक्टर, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर कम हो रहा है, तो शुरू में ग्राफ नीचे आ रहा है। इतना तो पक्का है ही कि प्रेशर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम कम हो रही है।
एडियाबैटिक कंप्रेशन मान लो तो पक्का टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो इसेंशियली मोटे तौर पे जो रियल गैसेस होती हैं उनमें ये एडियाबैटिक जैसा ही आंसर आता है। अब एक लिमिट के बाद क्या होगा इसको समझना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, किसी मायने का नहीं है। एक लिमिट के बाद क्या होता है कि गैस मॉलिक्यूल्स बहुत ही पास पास आ जाते हैं, बहुत पास आ जाते हैं, इंटर एटॉमिक स्पेसिंग बहुत कम बचती है। जब मॉलिक्यूल बहुत पास आ गए, इंटर एटॉमिक स्पेसिंग काफी कम बची, उसके बाद तो वॉल्यूम ऐसा मान लीजिए कि करीब करीब कांस्टेंट हो जाती है। अब जब आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो पीवी बढ़ेगा, वॉल्यूम तो करीब करीब कांस्टेंट ही हो गई। जब ये गैस था तो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में वॉल्यूम बहुत, ये गैप बहुत ज्यादा था, और आपने प्रेशर लगाया तो वॉल्यूम कम हो गई। एक लिमिट के बाद ये वॉल्यूम करीब करीब कांस्टेंट हो जाती है। जब ये करीब करीब लिक्विड बन जाती है, ये लिक्विड, ये जो गैस है लिक्विड बन जाती है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट हो गई। रियल गैस है ना, रियल गैस है तो लिक्विड तो बनेगी। तो फिर पीवी का प्रोडक्ट बढ़ रहा है तो ये ग्राफ ऊपर उठना शुरू हो जाता है। शुरू में for some reasons we are not interested in those reasons. Initially when pressure increases, volume decreases and temperature increases, so the compressibility factor decreases. And later on, as the pressure is further increased, there is no change in volume essentially. भाई मॉलिक्यूल इतना पास पास आ गए हैं कि अब आप कितना भी प्रेशर लगा लें वो और पास पास नहीं आएंगे, शायद वो लिक्विड बन चुके हैं, तब तो फिर वॉल्यूम में चेंज नहीं होगा ना। जब इतना गैप था तो वॉल्यूम तो बड़े आसानी से कम हो रही थी, अब वॉल्यूम थोड़ी ना आसानी से कम होगी। अब प्रेशर बढ़ाओगे तो पीवी का प्रोडक्ट भी बढ़ेगा, तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर बढ़ना शुरू कर देता है। और एक समय हाँ जहां ये ग्राफ क्रॉस कर रहा है, सिर्फ उस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम ये मान सकते हैं कि ये आइडियल जैसा बिहेव कर रहा है। इस पॉइंट पे जब इस ग्राफ ने आइडियल गैस वाले ग्राफ को टच किया तो उस पॉइंट पे हम मान सकते हैं कि हाँ उस मोमेंट के लिए इसने आइडियल जैसा बिहेव किया होगा। उन डिस्कशन में इंटरेस्टेड नहीं है, बस वो तो आपसे इस पॉइंट का निकलवाएगी पीवी बाय टी। क्वेश्चन कहेगा इस पॉइंट का पीवी बाय टी निकालो, तो तुम म्यू आर निकाल देना, क्योंकि आइडियल गैस तो के लिए तो ये पॉइंट आइडियल गैस पे भी है। ये रियल गैस और आइडियल गैस जहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं, हमारे लिए वे पॉइंट भी इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ अगर हम कहना चाहें तो ये कह सकते हैं, रीजन हमें पता नहीं, पर हम यहाँ कह तो सकते ही हैं कि हाँ इस पॉइंट पे रियल गैस ने एकदम आइडियल जैसे बिहेव किया। पर एक पॉइंट पे, एक पॉइंट से मतलब थोड़ी होता है, तुम्हें तो एक रेंज ऑफ प्रेशर से मतलब होना चाहिए। एक रेंज ऑफ प्रेशर पे ये करीब करीब आइडियल जैसे जहां बिहेव करे, वहां उस रीजन में हमें इससे ज्यादा मतलब होता है। पहले डिविएशन नेगेटिव था और इसके बाद डिविएशन पॉजिटिव हो गया, तो पहले ये डिविएशन कम हो रहा था, फिर बढ़ना शुरू हुआ, फिर यहाँ डिविएशन 0 है, रियल और आइडियल में यहाँ डिविएशन 0 है, यहाँ डिविएशन अब पॉजिटिव हो गया। शायद इसमें से कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछेगा आपसे केवल ये कि जहाँ रियल गैस ने आइडियल गैस को इंटरसेक्ट किया वहां पर उस जगह पे पीवी बाय टी बताइए। तो क्योंकि वो आइडियल गैस का भी पॉइंट है तो उस समय तुम म्यू आर से निकाल देना। असली चीज तो ये है कि ये डिविएशन जितना कम है टेम्परेचर उतना ज्यादा है। सबसे अच्छी बात तो ये है कि जहां रियल गैस बिहेवियर और आइडियल गैस बिहेवियर में डिविएशन जहां जितना कम है वहां टेम्परेचर ज्यादा है। ये पॉइंट बिल्कुल 5 स्टार वाला है कि डिविएशन जितना कम है टेम्परेचर उतना ज्यादा है। ओके, फिर आप हेडिंग दे दीजिए। हो गए सारे ग्राफ्स की बातें हमारी हो गई हैं। अब प्रेशर की ही बात करता हूं, आइडियल गैस के प्रेशर की ही बात करता हूं। तो पीवी इज इक्वल टू म्यू आरटी की बात करता हूं या पीवी इज इक्वल टू एन के टी की बात करता हूं। चलिए ऐसा एक काम करते हैं, ठीक है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय, क्वेश्चन कर दीजिए, प्रेशर एक्सर्टेड बाय 1 मोल of helium and nitrogen, ratio, find ratio, V and T same। ये क्वेश्चन है, गैस के प्रेशर की बात कर रहे हैं, 1 मोल हीलियम है और 1 मोल नाइट्रोजन है। मैं इस फॉर्मूले की बात करूंगा, शायद ये भी सेम है
ये भी सेम है, टेम्परेचर भी सेम है और वॉल्यूम भी सेम है, तो प्रेशर सेम है। आंसर है 1:1। अगर नंबर ऑफ मोल सेम है, अगर नंबर ऑफ मोल सेम है, तो इस बात का भी फर्क नहीं पड़ता कि गैस मोनोएटॉमिक है कि डायटॉमिक है, बस यही हमारा फैसला है। अगर आइडियल गैस की बात करें तो प्रेशर, आइडियल गैस में प्रेशर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एटॉमिसिटी ऑफ द गैस। आइडियल गैस का मॉलिक्यूल जो प्रेशर लगाते हैं वो गैस की एटॉमिसिटी पे डिपेंड नहीं करता। ये मोनोएटॉमिक गैस है, ये डायटॉमिक गैस है, पर नंबर ऑफ मोल्स अगर दोनों के सेम है तो प्रेशर सेम ही आ रहा है। हाँ, टेम्परेचर और वॉल्यूम सेम होना चाहिए। अगर टेम्परेचर और वॉल्यूम सेम है तो प्रेशर अमाउंट इस पे एटॉमिसिटी पे डिपेंड नहीं करता। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रेशर एक्सर्टेड बाय वन मॉलिक्यूल, प्रेशर एक्सर्टेड बाय वन मॉलिक्यूल ऑफ neon and one smoke particle, स्मोक पार्टिकल जिसका मुझे कॉम्पोजिशन पता भी नहीं है, एक स्मोक पार्टिकल, मुझे इनका रेशो निकालना है। हाँ, वॉल्यूम और टेम्परेचर सेम है, हाँ वॉल्यूम और टेम्परेचर सेम है, तो अब की बार मैं एक्चुअली PV इज इक्वल टू NKT लूंगा और बोलूंगा नंबर ऑफ पार्टिकल 1 है, तो PV इज इक्वल टू KT। और अगर वॉल्यूम और टेम्परेचर सेम है तो फिर K भी सेम है, तो प्रेशर सेम है। मुझे स्मोक पार्टिकल का कॉम्पोजिशन पता भी नहीं था कि उसमें एक मॉलिक्यूल है कि 10 मॉलिक्यूल मिलके एक स्मोक पार्टिकल बना रहे हैं। यहां से हम ये सीखना चाह रहे हैं कि भाई साहब कि एक फ्रीली मूविंग पार्टिकल हो, एक फ्रीली मूविंग पार्टिकल हो और बाकी सारी कंडीशन सेम हो, वॉल्यूम और टेम्परेचर सेम हो। इस कंटेनर में एक हाइड्रोजन का एटम को फ्री छोड़ दो, एक हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को फ्री छोड़ दो, एक ऑक्सीजन का एटम ले लो, एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल ले लो और एक CO2 का मॉलिक्यूल ले लो, अमोनिया ले लो, ओजोन ले लो, जो चाहिए ले लो। Each freely moving particle, if volume and temperature is same, then pressure exerted by each freely moving particle is same. It is independent of everything. It is even independent of the mass of the particle. कहीं आ ही नहीं रहा mass of the particle। ऐसा लिख दीजिए कि इंपॉर्टेंट पॉइंट 4 स्टार 5 स्टार वाला ही है ये भी पॉइंट, कि प्रेशर by a freely moving particle, pressure exerted by a freely moving particle on the walls of the container, on the walls of the container is independent of everything। कम से कम मास पे तो डिपेंड नहीं करता, is independent of everything। ये किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं करता, does not depend on mass। हल्का पार्टिकल है कि भारी पार्टिकल है इसका फर्क नहीं पड़ता। ये रीजन क्या है ये अभी तो मैं बात नहीं कर रहा, कुछ समय बाद आपसे बात करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। ये जो प्रेशर है, ये अगर एक फ्रीली मूविंग पार्टिकल है, असल में क्या होता है जब मान लीजिए हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और हाइड्रोजन एटम है ना, तो हाइड्रोजन एटम हल्का है तो वो एक टक्कर में दीवार को जो मोमेंटम मारेगा वो कम मारेगा, पर हल्का है तो वेलोसिटी ज्यादा है, टोटल चेंज इन मोमेंटम पर सेकंड पर यूनिट एरिया सेम आ जाता है। तो रीजन हम कुछ बाद में समझाएंगे, बाद में ही लिखवाएंगे भी आपको, अभी रीजन के बारे में ना ही सोचें तो ज्यादा अच्छा है ताकि कोई कंफ्यूजन पैदा नहीं होगा। अगर एक एक मॉलिक्यूल की बात करें, एक एक फ्रीली मूविंग पार्टिकल की बात करें तो प्रेशर इज सेम, हाँ वॉल्यूम और टेम्परेचर सेम होना चाहिए। इसलिए फिर से 5 स्टार वाली बात लिख दो, देयरफॉर इफ V and T is same, if volume and temperature is same, then pressure is only proportional to the number of freely moving particles, number of freely moving particles। नंबर को हाईलाइट करना है, नंबर irrespective of their nature, चाहे मोनोएटॉमिक हैं, चाहे डायटॉमिक हैं, चाहे अननोन गैस हैं, चाहे हमें उनके बारे में कुछ पता है चाहे नहीं पता है, इट इज प्रोपोर्शनल टू नंबर। फिर से लिख दीजिए, दैट इज प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू अमाउंट, प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू अमाउंट।
पीवी का फॉर्मूला है भैया NKT, आप बस इसमें n ले आओ। आप तो किस गैस के हैं उससे हमें कोई मतलब नहीं है। पीवी का फॉर्मूला है म्यू RT, टोटल म्यू नाप लो, किस गैस के हैं उससे हमें कोई मतलब नहीं है। प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू अमाउंट, काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू अमाउंट, इसलिए हम हेडिंग दे सकते हैं प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, ऑफ कोर्स नॉन इंटरएक्टिंग, आपस में उन्हें कोई रिएक्शन नहीं हो जाना चाहिए, बस नॉन इंटरएक्टिंग, ये है कहानी। यार पीवी होता है म्यू RT, तो तुम एक काम करो, पीवी इज इक्वल टू, बस ये टोटल काउंट कर लो। ये एक्चुअली तुम्हें लेना चाहिए पीवी इज इक्वल टू समेशन ऑफ म्यू RT। तुम तो बस नंबर ऑफ मोल्स गिन लो। अगर मिक्सचर है तो आप बस टोटल नंबर ऑफ मोल्स गिन लो, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिन लो। अगर पार्टिकल्स गिन रहे हो तो पीवी इज इक्वल टू NKT कर लेना, और मोल्स गिन रहे हो तो पीवी इज इक्वल टू म्यू RT कर लेना। गैस के नाम से कोई लेना देना ही नहीं है, गैस की एटॉमिसिटी से कोई लेना देना ही नहीं है। तो ये काफी काम की चीज है, इसलिए मैं यहां से फिर पीवी को लिख सकता हूं μ1 RT प्लस μ2 RT, ऐसा टाइप का। तो मैं P को लिख सकता हूं μ1 RT बाय RT1 बाय V1। टेम्परेचर और वॉल्यूम अगर सेम है, ऐसा कुछ लिख सकता हूं मैं, ये प्रेशर का आप रिलेशन लिख दीजिए। हाँ, T और V सेम लीजिए, खाली μ1 μ2 लीजिए, तो टोटल प्रेशर को आप ले लीजिए P1 प्लस P2, ऐसा ले लीजिए। न्यूमेरिकल में तो एक्चुअली बस यही काम का है, आपको इसी पे 4 स्टार देने हैं। न्यूमेरिकल के लिए तो यही काम का है। पर हाँ, एक लाइन हम इससे समझ लेते हैं, एक बात थियोरी पढ़ने में काम आएगी, एग्जाम में तो यही काम आएगा कि सारे नंबर ऑफ मोल्स गिन लो और बस पीवी इज इक्वल टू समेशन ऑफ म्यू RT ले लो, खत्म। बाकी हम ये कह रहे हैं कि जो P1 P2 P3 है ना, ये P1 क्या है, अगर इतने ही टेम्परेचर पे इतने ही वॉल्यूम पे पहली गैस के μ1 मोल्स होते तो वो जो प्रेशर लगा था वो P1। लिख दो P1 P2 P3 आर पार्शियल प्रेशर्स, जो P1 P2 P3 हैं वो पार्शियल प्रेशर्स हैं। मेरा यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात आपको ये बता रहा हूं, हालांकि इतना डीप थ्योरी में जाने का कोई फायदा होगा नहीं, कि जब एक गैस कंटेनर में, मतलब कंटेनर में जब वो गैस अकेली होती है ना, तो जो प्रेशर लगाती है उसको पार्शियल प्रेशर कहते हैं। और इतना ही प्रेशर वो तब भी लगाती है जब वो एक मिक्सचर का पार्ट होती है। चाहे एक गैस अकेली हो, चाहे उसके साथ 10 गैसें और कंटेनर के अंदर प्रेजेंट हो, उसका जो कंट्रीब्यूशन है टोटल प्रेशर में कंटेनर के ऊपर, वो तो सेम ही रहेगा। ऐसे ही लिख दीजिए, whether a gas is alone, whether a gas is present alone in a container, whether a gas is present alone in a container, or even if it is a part of a mixture, or even if it is a part of a mixture of gases in a container, in the container, mixture of the gases in the container बोल रहा हूं मैं, the container, then the pressure is same. Pressure exerted by this gas is same. Pressure exerted by this gas is same. गैस अकेली पूरे के पूरे कंटेनर में है या मिक्सचर का एक पार्ट है, इसका जो प्रेशर लग रहा है वो सेम है। एक बेंच पे आप अकेले बैठे हो या 3 स्टूडेंट्स आपके साथ और बैठे हैं, आप जो प्रेशर लगाओगे वो तो सेम ही होगा ना। ऐसा इसलिए भी हो रहा है क्योंकि जो पार्शियल प्रेशर है उसका फॉर्मूला है μ1 RT by V। टेम्परेचर तो खैर ठीक है, गैस अकेली है या उसके साथ 10 गैसें और हैं,
टेम्परेचर तो सेम ही है। ये V वाली बात थोड़ी ध्यान देने लायक है। जब एक गैस कंटेनर में अकेली है तो भी उसको जो वॉल्यूम प्राप्त है वो पूरे कंटेनर की वॉल्यूम है, और जब एक गैस कंटेनर में 10 गैसों के साथ भरी है तो भी उसके मॉलिक्यूल्स को घूमने के लिए पूरे कंटेनर की वॉल्यूम प्राप्त है। वॉल्यूम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कमी नहीं है, इसलिए दोनों बार ये प्रेशर सेम लगाती है। खैर वंस अगेन ये थोड़ा डीप डिस्कशन हो रहा है और ये एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है। लिख दीजिए, लाइन लिख दीजिए कि whether a gas is present alone in the container, whether a gas is present alone in the container or it is a part of a mixture of gases, or it is a part of mixture of gases, चाहे ये कंटेनर में अकेली प्रेजेंट है, चाहे ये मिक्सचर का पार्ट है, the volume available to the molecules of this gas, volume available to the molecules of this gas, molecules of each gas is equal to the volume of the container. बात खत्म। is equal to volume of the container. ये प्रेशर की वैल्यू सेम आएगी क्योंकि ये T और V सेम है, तब पूरे कंटेनर का टेम्परेचर तो सेम होगा ही। वॉल्यूम, ये जो वॉल्यूम होती है हमेशा ही वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर होती है। तो अकेली जब ये गैस है तब भी उसे ये वॉल्यूम, उसका ये दोनों सेम है, और जब ये मिक्सचर का पार्ट है तो भी ये दोनों सेम है। खैर हम तो डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर बोलते हैं इसको, कि टोटल प्रेशर इन अ मिक्सचर इज इक्वल टू सम ऑफ पार्शियल प्रेशर्स। डेल्टन्स लॉ यही बोलता है P is equal to P1 plus P2 plus P3, यानी टोटल प्रेशर इन अ मिक्सचर इज इक्वल टू सम ऑफ पार्शियल प्रेशर्स। और पार्शियल प्रेशर का मतलब यदि ये गैस कंटेनर में अकेली होती तो जो प्रेशर लगाती उसको पार्शियल प्रेशर कहते हैं, और इतना ही प्रेशर ये तब भी लगाती है जब ये मिक्सचर का पार्ट हो। ऑलराइट, इस तरह से ये सारी थियोरी इसकी समाप्त होती है, और कुछ न्यूमेरिकल्स इसने उठाए हैं जिनका के मेन मकसद है वो ये समझाना चाह रहा है आपको कि वी नेक्स्ट कंसिडर सम एग्जांपल्स व्हिच गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल्स एंड द वॉल्यूम ऑफ अ सिंगल मॉलिक्यूल। अब आपको ये समझा रहा है कि एक मॉलिक्यूल खुद अपने साइज के कारण क्या वॉल्यूम घेरता है, और गैस का जब वो एक पार्ट होता है तो अपने आसपास एक्चुअली एक मॉलिक्यूल अपने साइज के कारण तो ये जगह घेरता है, पर अगला मॉलिक्यूल मान लीजिए यहाँ है, तो इसेंशियली एक मॉलिक्यूल ने जो वॉल्यूम घेर कर रखी है वो तो ये है ना, जिसे इंटर एटॉमिक स्पेसिंग कहते हैं। उनको क्लैरिफाई करने के लिए इसने 3-4 न्यूमेरिकल्स लिए हैं, वो मैं उठा रहा हूं। ठीक है, एक मॉलिक्यूल अपने साइज के कारण जो जगह घेरेगा वो तो नेग्लिजिबल होगी, और जो इंटर एटॉमिक स्पेसिंग होगी, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेसिंग होगी, वो ये पूरी होगी, और ये बहुत ज्यादा होगी। इसी के बारे में मैं वैल्यूज आपको आइडिया पुरानी दे तो चुका ही हूं कि करीब गैसेस में बात करें तो ये इंटर एटॉमिक सेपरेशन करीब 10 डिग्री आर्मस्ट्रांग या 20 डिग्री आर्मस्ट्रांग होता है। सॉलिड से 10 गुना ज्यादा, लिक्विड से 10 गुना ज्यादा, वॉल्यूम होती है 1000 गुना ज्यादा। देखते हैं क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं। देखिए एग्जांपल 13.1 देखते हैं कि द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 kg पर मीटर क्यूब। मतलब पानी जब पानी के रूप में है, पानी जब पानी के रूप में है तो उसकी डेंसिटी 1000, एंड डेंसिटी ऑफ वाटर वेपर्स इज 0.6 kg पर मीटर क्यूब। जब ये वेपर बन गए तो इंटरमॉलिक्यूलर सेपरेशन बढ़ गया, तब तो वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो गई और डेंसिटी खाली हो गई 0.6 kg पर मीटर क्यूब। द वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल मल्टीप्लाइड बाय द टोटल नंबर गिव्स व्हाट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर वॉल्यूम। भाई एक मॉलिक्यूल जो अपने साइज के कारण जगह घेर रहा है इनटू सारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो आपको मिल जाएगा कि ये सब मॉलिक्यूल जब इकट्ठे थे, जब पास थे, जब इनके बीच में इंटर एटॉमिक स्पेसिंग बहुत ज्यादा नहीं थी, तब ये क्या जगह घेर रहे थे। एक मॉलिक्यूल की वॉल्यूम को टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई कर दो तो तुमको आ जाएगी मॉलिक्यूलर वॉल्यूम। कहता है फिर से द वॉल्यूम ऑफ अ मॉलिक्यूल, अ को हाईलाइट करें, अ मॉलिक्यूल मल्टीप्लाइड बाय द टोटल नंबर गिव्स व्हाट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर वॉल्यूम। अपने साइज के कारण इन्होंने जो जगह घेरी है, कहता है एस्टिमेट द रेशियो यानी फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूलर वॉल्यूम टू द टोटल वॉल्यूम occupied by water vapor under the above conditions of temperature and pressure। तो मुझे मास तो बेसिकली दोनों बार सेम है, लिख दीजिए सॉल्यूशन में, मास इज सेम,
मास इज सेम, और मुझे निकालना है वॉल्यूम ऑफ, न्यूमरेटर में उसने दिया वेपर, वॉल्यूम ऑफ वेपर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर, जब ये वाटर के रूप में था, और वॉल्यूम होता है मास अपॉन डेंसिटी, ये हो जाएगा डेंसिटी ऑफ वेपर, और ये हो जाएगा मास अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, मास कैंसिल हो जाएगा डेंसिटी ऑफ वाटर अपॉन डेंसिटी ऑफ वेपर, ये हो जाएगा 1000 और ये हो जाएगा 0.6, तब ये हो जाएगा 1/0.6 इंटू 10⁻³ तो ये रेशियो है 1/6 इंटू 10⁻⁴। फैक्टर बोल सकते हैं कि डिक्रीजेस बाय दिस वॉल्यूम, डिक्रीजेस बाय दिस फैक्टर। रेशियो निकाला है ना, वॉल्यूम ऑफ वेपर डिक्रीजेस बाय अ फैक्टर ऑफ दिस व्हेन वाटर गेट्स कन्वर्टेड इनटू वेपर। इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। आपको वॉल्यूम्स का रेशियो निकालना है, मतलब वो ये कह रहा है, समझा कह रहा है, बस वो समझने की कोशिश करें कि अपने साइज के कारण जो ये जगह घेरता और जो इसने एक्चुअल जगह घेरी हुई है, साइज के कारण ये जगह घेरता और एक्चुअल जगह इसने घेरी हुई है ये 1। वॉल्यूम वेपर्स ने अगर 1 घेरी है तो जब ये वाटर मॉलिक्यूल्स थे तो उतने ही मास ने इतनी जगह घेरी हुई थी। वो ये करीब करीब 6 को 10 मान लो तो 10⁻³ हो गया, 1000 का फिगर आ गया ना। 6 को 10 मान लो तो रेशियो करीब 1000 का आ गया। लिक्विड की वॉल्यूम और सॉलिड की वॉल्यूम में 1000 का रेशियो रहता है करीब। लिक्विड की गैस की वॉल्यूम लिक्विड की वॉल्यूम की तुलना में 1000 गुना ज्यादा होती है। लिख दीजिए, a given amount of gas occupies about 1000 times greater volume, as compared to corresponding mass in liquid state, कुछ भी इसमें से इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम्पल नंबर 13.2 देख रहे हैं हम, कहता है एस्टिमेट द वॉल्यूम ऑफ अ वाटर मॉलिक्यूल यूजिंग द डेटा इन द अबव एग्जाम्पल। तो अबव एग्जाम्पल का डेटा तो मैं आपसे यूज नहीं कर रहा, एक वाटर मॉलिक्यूल के बारे में मैं जरूर आपसे बात करता हूं कि वाटर मॉलिक्यूल का साइज, वॉल्यूम पूछी है इसने, वॉल्यूम, ठीक है। सॉल्यूशन में हम ये लिख सकते हैं कि 1 मोल मीन्स 18 ग्राम्स, पानी की बात कर रहा हूं, ये क्वेश्चन भी पानी के बारे में है। तो 18 ग्राम्स की वॉल्यूम है 18 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि पानी की डेंसिटी है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। 18 ग्राम्स 18 सेंटीमीटर क्यूब मतलब 1 मोल में, 18 ग्राम मतलब 1 मोल में, मतलब 6 into 10⁻23 molecules of water occupy a volume of 18 centimeter cube, तो 18 into 10⁻6 meter cube। तो वॉल्यूम ऑफ वन मॉलिक्यूल is 18 into 10⁻6 upon 6 into 10⁻23। तो वॉल्यूम ऑफ वन मॉलिक्यूल हो गई करीब 3 into 10⁻29, यानी 30 into 10⁻30। ये वॉल्यूम ऑफ वन मॉलिक्यूल हो गई। ये हो जाता है फिर 4/3 पाई आर क्यूब। मतलब मोल कॉन्सेप्ट से मैं कर रहा हूं, ये भी मेरे लिए खैर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, ये थोड़ा सा एडवांस्ड ही है। 4/3 पाई आर क्यूब को मैं 30 into 10⁻30 कह रहा हूं, ठीक है। ये करीब करीब कैंसिल कर दो। आर क्यूब को चलो तुम अप्रोक्सीमेटली ले लो 27 into 10⁻30, तो रेडियस की वैल्यू आ जाएगी करीब 3 into 10⁻10। रेडियस आ जाएगा 3 डिग्री आर्मस्ट्रॉन्ग, रेडियस आ जाएगा 3 डिग्री आर्मस्ट्रॉन्ग
एनसीईआरटी ने इसका आंसर दिया 2 डिग्री आर्मस्ट्रांग चलेगा। ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। 1 मोल की वॉल्यूम, 1 मोल का मास है 18 ग्राम्स, 1 मोल की वॉल्यूम है 18 सेंटीमीटर क्यूब। तो इतने सारे मॉलिक्यूल्स की वॉल्यूम है इतनी, तो एक मॉलिक्यूल की वॉल्यूम है इतनी, मतलब वाटर मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं कि एक वाटर मॉलिक्यूल अपने साइज के कारण, एक वाटर मॉलिक्यूल अपने साइज के कारण जो जगह घेरेगा उसका रेडियस इतना है, करीब 3 डिग्री आर्मस्ट्रांग। 2 डिग्री आर्मस्ट्रांग हमने क्लास की शुरुआत में पढ़ा ही था। फिगर्स भी, आंसर्स भी इंपॉर्टेंट नहीं है और क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ठीक है, कुछ तो सीख ही रहे हैं हम लोग, और डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये सारी बातें कहीं ना कहीं काम की तो आती ही हैं। एज इट इज ये रटने लायक डेटा नहीं है बस, अदरवाइज तो खैर ये टाइम वेस्ट नहीं। ऑलराइट, एग्जांपल 13.3 कहता है व्हाट इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन एटम्स। असली बात ये आ गई है, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस मतलब चाह रहा है ये वाटर में, फिर वो प्रीवियस क्वेश्चंस को यूज करना चाह रहा है। अभी तो उसने मुझे बताया कि ये जो है ये 3 डिग्री आर्मस्ट्रांग है या 2 डिग्री आर्मस्ट्रांग है। अब वो फिर से कह रहा है ये जो डिस्टेंस है इंटर एटॉमिक सेपरेशन, यानी अब ये वही काम मुझे वाटर वेपर में करना है। ये जो इंटर एटॉमिक सेपरेशन है या इंटर मॉलिक्यूलर सेपरेशन है, एक वाटर मॉलिक्यूल ये है, एक वाटर मॉलिक्यूल ये है, ये 2 डिग्री ए का ये भी था, ये 2 डिग्री ए का ये भी था, अब ये वाटर वेपर के रूप में बन गए हैं। तो इंटर एटॉमिक सेपरेशन या इंटर मॉलिक्यूलर सेपरेशन क्या है वो मुझे 13.3 में देखना है, और मैं वो बिल्कुल अफ्रेश स्टार्ट करना चाहूंगा। फिर से वही बात आती है, आप लिख दीजिए कि 6 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, 6 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स मतलब एवोगैड्रोस नंबर के बराबर, ऑक्यूपाई अ वॉल्यूम ऑफ 22.4 लीटर, ऑक्यूपाई अ वॉल्यूम ऑफ 22.4 लीटर। So effective volume available to one molecule, effective volume available to one molecule, 6 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ने जो वॉल्यूम घेरी है वो पूरी 22.4 लीटर घेरी है। तो वन मॉलिक्यूल की जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ वन मॉलिक्यूल मतलब इसके हिस्से में जो आ रही है, साइज के कारण नहीं, इज इक्वल टू 22.4 इंटू 10⁻³ अपॉन 6 इंटू 10⁻23, ये करीब मैं 4 मान लेता हूँ, 4 इंटू 10⁻26। तो ये जो वॉल्यूम है ये 40 इंटू 10⁻27 हो गया। तो फिर वही बात है कि 4/3 पाई आर क्यूब, ये एटॉमिक सेपरेशन वाला हो गया कुछ, इज इक्वल टू ये 40 इंटू 10⁻27 है। इसको मैं फिर ये कैंसिल कर लेता हूं, 4/3 पाई उसको 10 मान लूंगा, आर क्यूब अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेट हो जाएगा 2, ठीक है, मैं 8 इंटू 10⁻27 मान रहा हूं, तो करीब 2 इंटू 10⁻9 हो गई, ये करीब 10 बचा ना, तो क्यूबिक रूट चाहिए तो मैंने इसे 8 मान लिया, तो 20 आर्मस्ट्रांग आ गया। जो R0 आ गया मेरा वो 20 डिग्री आर्मस्ट्रांग आ गया। एनसीईआरटी का सॉल्व करने पे इसने एवरेज डिस्टेंस पता नहीं 2 इंटू 20 क्यों दे दिया, 40 डिग्री ए क्यों दे दिया। रेडियस 2 डिग्री ए की जगह 20 डिग्री हो गया, मतलब ये सब ठीक है। एवरेज डिस्टेंस को इसने पता नहीं 2 इंटू 20 क्यों किया, 40 डिग्री ए वो मुझे समझ में नहीं आ रहा। खैर वो मेरे हिसाब से तो एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है, कैलकुलेशंस से तो 20 डिग्री ए आने ही वाला था, मुझे समझ में आ ही रहा था वो। मैंने कहा कि असली बात यह है कि खुद के साइज, इसका खुद का साइज है 2 डिग्री है, और इसका 10 टाइम्स, शुरू में ही हमने बताया वो फिगर 10 टाइम्स याद रखना इंपॉर्टेंट है। ये अगर खुद का साइज 2 डिग्री ए है तो ये जो इंटर एटॉमिक स्पेस है वो 20 डिग्री है ना। उसने यहाँ 20 और यहाँ 20 लेके जब 40 कुछ कह दिया है शायद, इधर 20 और इधर 20 लेके 40 डिग्री ए कह दिया, इसके आसपास का
इसके आसपास का जो मैं वॉल्यूम अगर घेरता तो वो मुझे एग्जैक्टली क्लियर नहीं है। हाँ, इतना याद रख सकते हैं, चैप्टर के शुरू में ही कहा था कि लिक्विड्स में या इवन सॉलिड्स में खुद का साइज, खुद का रेडियस करीब 2 डिग्री ए होता है, और गैसेस में इंटर एटॉमिक स्पेस, सॉलिड्स में और लिक्विड्स में इंटर एटॉमिक स्पेसिंग 2 डिग्री होती है, और गैसेस में 10 टाइम्स होती है, तो 20 डिग्री होती है। हमने तो ये दोनों बार एक ही बात की कि पहले हमने बोला कि 6 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स की वॉल्यूम 18 सेंटीमीटर क्यूब है जब ये पानी है, उसे पानी के मॉलिक्यूल का एक्चुअल साइज निकाला, और फिर हमने कहा 6 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स जो टोटल वॉल्यूम घेर रहे हैं, जब ये वेपर बन गया है तब इसकी वॉल्यूम 22.4 लीटर है। उससे हमने वेपर स्टेट में दो मॉलिक्यूल्स के बीच का इफेक्टिव डिस्टेंस निकाला। ठीक है, ऑलराइट। इसी तरह से 13.4 है। अब ये तो शायद इनसे डिफरेंट क्वेश्चन है, और ये वाला फिर भी इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट आप मान सकते हैं 13.4 को। वो कह रहा है अ वेसल कंटेन्स 2 नॉन रिएक्टिव गैसेस, एक नियॉन है और एक ऑक्सीजन है। द रेशियो ऑफ देयर पार्शियल प्रेशर्स इज 3:2। P1/P2 उसने दिया, और प्रेशर मुझे मालूम है, इस पे डिपेंड नहीं करता कि एक मोनोएटॉमिक है और एक डायटॉमिक है। कहता है एस्टिमेट द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। पहले तो मेरे को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का रेशियो बताना। ये अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से देख लें। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो PV = μRT, और PV = N/NA RT। PV = NKT ही सीधे ले लेता हूं मैं तो। नंबर ऑफ, कहता है a vessel contains this much, estimate the ratio of number of molecules, है ना। a vessel, देखो वेसल सेम है इसलिए वॉल्यूम सेम है, लिख दो वेसल इज सेम देयरफॉर वॉल्यूम इज सेम। और एक और बात है कि एक ही कंटेनर में अगर 2, 3, 4, 5 गैसेस हैं तो टेम्परेचर सबका सेम रहेगा। लिख दीजिए all gases contained in the same container will have same temperature, क्योंकि सब एक दूसरे से थर्मल इक्विलिब्रियम में कहीं ना कहीं आ चुकी होंगी, सब एक दूसरे से कहीं ना कहीं थर्मल इक्विलिब्रियम में आ चुकी होंगी, क्योंकि इसने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का रेशियो मांगा है। अगर ये मुझसे नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो मांगता ना, तो मैं यहां से बोल देता P proportional to mu, पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का रेशियो मांग रहा है ना, तो मैं बोलूंगा P proportional to N। तो P1/P2 = N/N2, तो इसका भी आंसर 3/2 ही आता, और इसका भी आंसर 3/2 ही आएगा। एक्चुअली प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ, प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू अमाउंट। कंक्लूजन यही है कि प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू अमाउंट। नॉर्मली वॉल्यूम और टेम्परेचर सेम ही रहते हैं, सो प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू मोल्स, यानी प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये कहानी है, ये इंपॉर्टेंट फैसला है। कहीं ना कहीं ढूंढोगे तो ये मिल जाएगा कि वॉल्यूम और टेम्परेचर सेम है, वॉल्यूम और टेम्परेचर सेम है, ये कहीं ना कहीं मिल जाएगा। या इनके बारे में अलग से कोई जानकारी नहीं दी तो फिर झक मार के सेम लेना ही पड़ेगा, और आप कर भी क्या सकते हो। सेम कंटेनर है ना, सेम कंटेनर है, एक ही कंटेनर में दो गैसें एक साथ मिली हुई हैं। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के समय हमने देखा कि दोनों की वॉल्यूम भी सेम रहती है और दोनों की टेम्परेचर भी सेम रहता है। इसी सवाल में आगे पार्ट है, कहता मास डेंसिटी, हाँ ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। मास डेंसिटी ऑफ नियॉन ऑक्सीजन इन द वेसल, इनके आपके एटॉमिक मासेस दिए हुए हैं। तो डेंसिटी की अगर बात कर रहा है तो बेहतर है मैं वो फॉर्मूला लाऊं जिसमें खुद डेंसिटी आता हो। P = ρRT/m, तो ये सेम है और ये सेम है, मासेस, मोलर मासेस का रेशियो दिया ही है, तो डेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू Pm, तो ρ1/ρ2 = P1/P2 × M1/M2। अब ये ध्यान से देखना पड़ेगा कि ये M1 यानी कौन सी गैस और M2 यानी कौन सी गैस। तो जो सवाल में जिसकी पहले बात की गई नियॉन की, पहले बात की गई नियॉन की, और फिर बात की गई ऑक्सीजन की। तो P1/P2 तो 3/2 है,
और ये नियॉन का है, यानी 20.2 जो भी दिया है और ये 32 दिया है, इससे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है। जब डेंसिटीज की बात कर रहा है तो मैं ऐसे फॉर्मूले का उपयोग करूँ ना जिसमें डेंसिटी आती हो, ये डायरेक्टली मुझे याद रहे तो अच्छा है। पीवी था म्यू आर टी, तो पीवी है m बाय m0 RT, तो P है m बाय v इंटू RT बाय m0। ये m0 है, मतलब ये m0 है, m01 m02 मोलर मास है। ज्यादातर ये मोलर मास ही होता है। ऑफ कोर्स ये गिवन मास अपन गिवन वॉल्यूम, ये जो है डेंसिटी P इज इक्वल टू रो RT बाय m, m यानी m0। ध्यान दीजिएगा, एक बार फिर ध्यान दिला दूं कि this m is the mass of 1 gram mole of gas but expressed in kg, because R is also defined for 1 gram mole of gas and its value you know its value in SI units। ये तो ठीक है, रेशो वाले सवाल में प्रॉब्लम ज्यादा नहीं आती है, कैलकुलेशन वाले सवाल में प्रॉब्लम आती है। ये R आपने 1 ग्राम मोल के लिए डिफाइन किया है, पर सारी बातें जूल्स में लिए, 8.31 बता रहे हैं आप इसकी वैल्यू, तो m भी 1 ग्राम मोल का ही लीजिए मास, पर इसे जूल्स में लीजिए। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। काइनेटिक थ्योरी का एक पार्ट हमारा और बचता है जिसमें हम इस बेसिकली प्रेशर वगैरह की बात करेंगे, प्रेशर एक्सर्टेड बाय आइडियल गैस वगैरह। सो दैट इज ऑल फॉर नाउ, गुड लक, थैंक यू।